लोग ये कहते हैं 15 साल पुरानी शादी, यार उनको खुद नहीं नजर आया मेरी तबीयत खराब थी, अभी मैं कह के बताऊं कि मुझे क्या चाहिए। जी ठीक, सिर्फ आप अपनी औलाद को कर सकती हैं, लेकिन आप अपने मियाँ को कुछ नहीं सिखा सकती। एक हेल्प होते थे, वो बड़े फख्र से कहते थे मेरी बीवी आज तक घर से बाहर सब्जी लेने नहीं गई। मैंने कहा कि ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, आप अपनी लाइफ मुश्किल बना रहे हैं। अगर आपने अपनी औरत को घर बैठाया हुआ, उसको आप किसी वे में एम्पावर नहीं कर रहे, तो फिर आप समझ लें आपने अपना एक हाथ काट दिया और आप अपने एक हाथ से सारी जिम्मेदारियां, सारा बोझ उठाए हैं। बट आप वो कब तक करेंगे? आप थक जाएंगे एक दिन। आपके माँ बाप पीछे रह जाते हैं, आपके बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे योर स्पाउस इज गोइंग टू बी देयर। वो कौन सी छोटी चीज़ें या आदतें हो सकती हैं जो कि शादी को बहुत मजबूत बनाती हैं? जब आपकी स्पेशली व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, व्हेन देयर इज अ फाइट, पहली चीज़ तो ये जब लड़ाई हुई होती है तो वो मिस दैट। ये मसला है हमारी औरतों में, वो जब भी शौहर से नाराज होती हैं तो डायरेक्ट नहीं कहती, इनडायरेक्ट ताने मारती हैं। चाहे शौहर का मूड कितना ही खराब ना, उनको कोई परवाह नहीं होती, वो ताने मार मार के हाल बुरा कर देती है। उसका रिजल्ट है अंडा। तो आपकी पावर जो है ना, वो इसमें नहीं है कि मैं अगले बंदे को चुप करा दूं। आपकी जो सारी पावर है वो इस चीज में है कि मुझे कोई ट्रिगर ना कर सके। कुछ बीवियां होती हैं, जब उनके दिल में कोई बात होती है ना, तो वो कहती हैं अभी के अभी ये चीज रिजॉल्व होनी चाहिए। चाहे शौहर ऑफिस से आया है, उसके मूड का बेड़ा गर्क है, वो बुरकस निकाल देती है। कुछ लड़के होते हैं जो शादी से पहले लड़कियों को कहते हैं हाँ कोई मसला नहीं है, तुम जॉब भी कर लो, तुम पढ़ाई भी कर लेना। लेकिन जैसे ही शादी होती है, वन फाइन डे, नहीं भाई तुम जॉब नहीं करोगी। आपको हिजाबी लड़की चाहिए, आप हिजाबी लड़की से शादी करें। आपको ऐसी लड़की चाहिए जो नौकरी नहीं करती, तो आप ऐसी लड़की से शादी करें जो नौकरी नहीं करती। मियाँ बीवी को ना एक दूसरे का लिबास कहा गया है। जैसे लिबास आपकी बॉडी के जितने करीब होता है ना, मियाँ बीवी एक दूसरे के इतने ही करीब होते हैं। क्या फिर भी उस रिलेशनशिप में प्राइवेसी होनी चाहिए? अच्छा, एक टिप हर शादीशुदा जोड़े के लिए, वो कौन सी छोटी चीजें या आदतें हो सकती हैं जो किसी भी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं? मियाँ बीवी जो एक दूसरे का लिबास हैं, जैसे कि लिबास और बदन एक दूसरे के जितने करीब होता है, मियाँ बीवी का रिलेशनशिप भी उतना ही एक दूसरे के करीब होता है। क्या इस रिलेशनशिप में भी प्राइवेसी होनी चाहिए? अगर किसी लड़के में ये फलानी आदत है तो लड़की हमेशा के लिए होशियार हो जाए। ये सब कुछ हमें बताया है साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर इरम साहिबा ने। हमारे पाकिस्तानी कपल आजकल मॉडर्न भी बनना चाहते हैं, लेकिन अपने कल्चर को भी नहीं छोड़ना चाहते। अब ये वाली चीज़ हमारे यहाँ शादियों को कितना ख़राब कर रही है? यू हैव टू फाइंड अ मिडल ग्राउंड, यू हैव टू फाइंड अ ग्रे एरिया। कि या तो आप लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर लिविंग विद योर फैमिली, तो ज़ाहिर है आपने फिर कुछ चीज़ें कंसिडर करनी है। या तो फिर इफ़ यू कैन अफोर्ड योर स्पेस तो फिर आप अलग हो जाएं। बट अगर आपने उधर ही रहना है, यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि कपल्स आर नॉट फाइनेंशियली दैट स्ट्रॉन्ग कि वो अलग अपार्टमेंट अपना घर अफोर्ड कर सकें। ठीक है, दिस इज़ द रीज़न दे आर लिविंग विद देयर फैमिली, कि वो कुछ फाइनेंशियली इट्स ईजी गोइंग और आराम से हो जाता है मैनेज। फिर कुछ केसेस में ये है कि इमोशनल डिपेंडेंसी है, कि लड़के अफोर्ड भी कर सकते हैं बट स्टिल दे वांट टू लिव विद देयर मदर्स, क्योंकि मदर्स चाहती हैं कि हमारा इकलौता ही बेटा है, या ये है या वो है। फिर उस केसेस में पेरेंट्स को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कि अगर अब बहू आ गई है तो हमने थोड़ा सा उसको स्पेस देना है, थोड़ा सा उसके हिसाब से चलना है, थोड़ा सा उसके लिए आसानी क्रिएट करनी है, क्योंकि ये हमारी नीड है कि हमारा बेटा हमारे साथ रहे। और बेटे की अगर है तो चलें, वो एक अलग बात है। बट कुछ केसेस में बेटे इसीलिए रह रहे होते हैं कि अम्मा अब्बा अकेले हो जाएंगे, या जो भी इमोशनल डिपेंडेंसी है। सो यू हैव टू, और अगर आपने खैर इन एनी केस अगर आप साथ रह रहे हैं, यू हैव टू फाइंड अ मिडल ग्राउंड, यू हैव टू फाइंड अ वे टू गिव रिस्पेक्ट टू योर एल्डर्स ऑल्सो, एंड यू हैव टू फाइंड अ वे कि आपकी बीवी की भी जो चीज़ें हैं वो सारी निगलेक्ट ना होती रहें। आपने थोड़ी सी अपनी बाउंड्रीज करनी है विद योर पेरेंट्स एंड विद योर वाइफ ऑल्सो। आपने थोड़ा सा उनको साथ लेके चलना है, जो मुझे लगता है बहुत वीक है इन आवर सोसाइटी। हस्बैंड्स का यूजुअली होता है कि आप लोग आपस में देख लो, ठीक है। वेन एवर देर इज़ अ फाइट बिटवीन मदर इन लॉ एंड बहू, उसमें यही हस्बैंड का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता। भाई आप उस लड़की को घर में लेकर आए ना, आपने मीडिएट करनी है वो चीज़। अगर उनका आपस में कोई इशू है, आपको बीच में आना है, आपको बीच में उसको रिजॉल्व करवाना है। आप ये नहीं कर सकते कि ठीक है आप लोगों का मसला आप लोग देख लें। वो क्या फिर देखेगी? वो ना बदतमीज़ी कर सकती है, ना वो उस तरह से कम्युनिकेट कर सकती है जिस तरह से आप कर सकते हैं उसका पॉइंट कम्युनिकेट, क्योंकि आपके घर वाले हैं ना। या सो यू नो योर फैमिली, यू नो योर सिस्टम, शी डजंट नो दैट। चाहे वो पुरानी भी हो गई है, कभी भी कोई बहू उस तरह से बात नहीं कर सकती। जैसे कि मैं अपनी मदर से एक सर्टेन वे में बात कर सकती हूँ, कम्युनिकेट कर सकती हूँ, बट मैं अपनी मदर इन लॉ से उस तरह नहीं कर सकती। मैं खुल के कर भी लूँगी, मैं पोलाइट भी हो जाऊँगी, बट मुझे ये डर ज़रूर होगा कि कहीं वो उस तरह से मिसअंडरस्टैंड ना कर लें। अम्मी को तो हम थोड़ा सा वो भी करके बोल देते हैं ना, यार अम्मी क्या है यार, कब से तो बोल रही हूँ ये वो। तो आप अपने पेरेंट्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। एग्जैक्टली। और फिर शौहर कंपैरिजन भी करते हैं ना कि मेरी माँ तो ऐसे नहीं करती थी, तुम ऐसे करती हो। मतलब माँ और जो आपकी बीवी का है वो तो कंपैरिजन बनता ही नहीं। आप ब्रॉट अप ही डिफरेंट एनवायरनमेंट में हुआ है, तो ये कंपैरिजन कितनी गलत चीज़ है।
देखिए कंपैरिजन किसी भी रिलेशनशिप में गलत है। इवन जो बच्चों को कंपेयर किया जाता है ना आपस में कि वो वाला बच्चा देखो कितना अच्छा कर रहा है और ये तुम सही से नहीं करते, तो ये हमारे अंदर जो आती है ना कंपैरिजन की आदत, ये बचपन से ही आती है बिकॉज वी सी आवर पेरेंट्स कंपेयरिंग सिबलिंग्स या कजन्स के साथ या किसी के भी साथ। हाँ। तो कंपैरिजन किसी भी रिलेशनशिप में ठीक नहीं है। फिर मैंने देखा है कि ख़वातीन भी कर रही होती हैं कि अपने भाई को देखो वो तो वो इतना अच्छा बीवी कमाता का है। कितना ख्याल करता है, अपनी उसको देखो, कज़न को देखो, वो तो उसको वहाँ लेकर गया हुआ है। सही। सो ये तो सबसे मुझे लगता है टॉक्सिक तरीन चीज़ है कि आप अपने स्पाउस को किसी दूसरे किसी फ्रेंड का शौहर है या किसी कज़न का आपकी शौहर है, या अपने भाई से कंपेयर कर रही होती हैं कि वो भाभी का इतना ख्याल कर रहा होता है। हस्बैंड्स भी कर रहे होते हैं वही माँ वाला जो कंपैरिजन है। दिस इज़ एक्सट्रीमली टॉक्सिक बिकॉज दिस इज़ नॉट। और इससे सबसे बड़ा नुकसान आप ही का होगा कि वो जो आपकी बीवी है वो रिजेंटमेंट डेवलप करेगी टुवर्ड्स योर मदर कि इनकी वजह से मुझे ताने मिल रहे हैं, हालांकि उनका कोई लेना देना नहीं उस मैटर से। सो द हस्बैंड जो मर्द है उसको सरबराह बनाया गया, तो उसको थोड़ा सा सेंसिबल होना पड़ेगा। इस तरह के ताने, इस तरह की बातें अवॉइड करें। इससे आपका सिस्टम, आपके घर का सिस्टम एक हेल्दी इन्वायरमेंट अगर बनाना है तो वो अकेली औरत नहीं बना सकती। शी नीड्स योर सपोर्ट। बल्कि आपको अपर हैंड मिला है, वो किसी वजह से मिला है। आपको एक डोमिनेंट कैरेक्टर बनाया गया, लीडरशिप क्वालिटीज़ दी गई है, तो उनको यूज़ करें उन क्वालिटीज़ को। आप ये ना करें कि मेरी माँ अच्छा, उनको लगता है कि कंपैरिजन हेल्प करेगा कि अगर मैं कहूँगा कि वो तो अच्छा खाना बनाती है तो ये कुछ इंस्पिरेशन लेगी। नहीं, वो बिल्कुल इंस्पिरेशन नहीं लेगी, वो रिजेंटमेंट डेवलप करेगी टुवर्ड्स यू एंड टुवर्ड्स योर फैमिली कि मेरी तो ज़िंदगी हराम हो गई, मैं कुछ भी कर लूँ और ये बंदा अप्रिशिएट ही नहीं करता। सो हमेशा हमेशा आपने किसी को भी करेक्ट करना है ना, आपने तरीके से करना है, पोलाइटली करना है, काइंडली करना है। और आप ये देखिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने लोगों को ये करके हमारे लिए तो कितनी ब्यूटीफुल एग्जांपल मौजूद है कि नेगेटिविटी को आप नेगेटिविटी से ख़त्म नहीं कर सकते। और अगर आपने आगे सिखाना भी अगेन इन योर हाउस विद अपने बच्चों को सिखाना है, तो आपने अपनी बीवी के साथ ये प्रैक्टिस करना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसको किस तरह ट्रीट कर रहे हैं, आप उससे किस तरह बात कर रहे हैं, आप दोनों की आपस में इंटरेक्शन कैसी है। हमारे मर्दों की एक बहुत नाजायज़ डिमांड है कि मैं मर्द हूँ तो मेरी इज़्ज़त करो, औरत की इज्जत नहीं होती क्या? मैं तुमसे इतना बड़ा हूँ तो मेरी इज्जत करो, या मैं मर्द हूँ तो मैं कमा के लाता हूँ तो मेरी इज्जत करो। देखिए, इज्जत तो देने से मिलती है। आप जितना अपने घर की औरतों को रिस्पेक्ट देंगे वो उससे बढ़कर आपकी इज्जत करेंगी, एंड देन यू विल बी एबल टू सेट अ हेल्दी एग्जाम्पल फॉर योर किड्स। अक्सर हम देखते हैं कि जो फादर्स हैं वो भी अपनी वाइफ के साथ इतनी बदतमीजी से बात कर रहे होते हैं, फिर आगे चल के वो बेटे भी बदतमीजी करने लग जाते हैं। फिर हमें बुरा लग रहा होता है कि वो माँ के साथ किस तरह बात करते हैं। भाई आप लीडर थे ना, आपने ये एग्जाम्पल सेट की है। सो जिस घर में आप देख लें कि फादर्स बदतमीजी से बात करते हैं मदर से, वो बच्चे बदतमीजी से बात करते हैं मदर से। जिस घर में मदर बदतमीजी से बात करती है फादर से, वो लड़कियां कभी भी अपने फादर की इज्जत नहीं करेंगी अगर आप इज्जत से बात नहीं करें। सो रिस्पेक्ट इज लाइक द कोर ऑफ एनी रिलेशनशिप। अच्छा, पहले ज़माने के जो हमारे बाप दादा हुआ करते थे, अपनी बीवियों की ना पूरी फैमिली के सामने बैठ के ह्यूमिलिएशन करते थे। इसको तो बात करनी नहीं आती है। उनको लगता था हम बहुत कूल लग रहे हैं, हालांकि वो बहुत ही एक टॉक्सिक चीज़ हुआ करती थी। अब हम याद करते हैं ना, और यार वो कैसे सर्वाइव करते, कैसे सुन लेती थी, वो भी आगे से चुप होती थी। देखिए, एक तो ये अभी रिसेंटली आई रेड अ पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम कि आपकी दादी, आपकी माँ ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। दे वर लाइक लिटरली चेन्ड फ्रॉम देयर एंकल्स। उनको पैरों से समझ लें जंजीरों में बंधी हुई थी वो, कि दे हैड नो अदर वे आउट। ठीक है, तो वो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, वो सर्वाइवल था उनका। एक इंसान है जिसको छत के लिए, जिसको खाने के लिए, जिसको हर चीज़ के लिए प्रोटेक्शन एक जगह से मिल रही है, जो उसका खावंद है, बेशक वो जितना मर्जी टॉक्सिक है, उसके पास कोई और वे आउट नहीं है। ना वो मेके जा सकती थी, ना उनके पास वो फाइनेंशियली इतनी स्टेबल थी, ना पढ़ी लिखी होती थी। तो फिर आपने सर्वाइव तो करना है ना यार, कि चलो एटलीस्ट छत है, खाना मिल रहा है, बाहर जाके मैं क्या करूँगी। सो दे वर जस्ट सर्वाइविंग, दे वर नॉट, वो रिलेशनशिप डायनामिक्स ही कुछ और होते थे। अब आ जाते हैं कि मेकिंग फन ऑफ योर स्पाउस इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। एक तो वैसे ही बिलिटलिंग एंड किसी को डिमीन करना इतनी गलत बात है, किसी भी रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए तो स्पेशली, बिकॉज हम इसको इस तरह देखते रहे ना, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप इन योर लाइफ। आपके माँ बाप पीछे रह जाते हैं, आपके बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, एट द एंड ऑफ द डे योर स्पाउस इज़ गोइंग टू बी देयर। सो इन्वेस्ट योर टाइम इन योर रिलेशनशिप। सबसे ज़रूरी रिलेशनशिप ये होता है,
और अगर आपका रिलेशनशिप ऐसा है कि आप पब्लिकली मजाक उड़ा रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं, गैदरिंग में आप मजाक उड़ा रहे हैं, आप घर में आपकी आदत है बच्चों के सामने आप अपनी बीवी का मजाक उड़ा रहे हैं, या बीवियाँ शौहर को ताने दे रही हैं, और मैं दोनों तरफ से बात करूँगी कि शौहर को ताने दे रही हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, तो आप सोचें कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा, कि कितनी हर्टफुल बात है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को भी, इवन आप हटा लें वो मैरिज वाला रिलेशनशिप, किसी को भी, अपने फ्रेंड का भी आप अगर इस तरह बैठ के मजाक उड़ा रहे हैं तो वो हर्टफुल है। लेकिन अगर आप अपने स्पाउस का मजाक उड़ा रहे हैं तो वो तो लाइक 100% एक्सेप्टेबल ही नहीं है। रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर किसी रिलेशनशिप से में से रिस्पेक्ट निकाल दें, लिहाज निकाल दें, एहसास निकाल दें, फिर कोई फ़ायदा नहीं। आपकी बाकी एफ़र्ट्स, आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, आप उसको कितना घुमा फिरा रहे हैं, आप उसको बाद में मना लेते हैं, सॉरी बोल देते हैं, जो कुछ भी, बट आप उसका पब्लिकली एक इमेज सेट कर रहे हैं कि मैं उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, मैं उसको इज्जत नहीं देता। दिस इज़ लाइक सो रॉन्ग एंड सो मेनी लेवल्स। और जब बीवियाँ रिएक्ट करती हैं तो शौहर कहते हैं, आय हाय इतनी छोटी सी बात थी, ओवर रिएक्ट कर रही हो तुम। उसको कहते हैं डिसमिसिंग। ये इमोशनल अब्यूज़ की जिस तरह कह लें एक तरीका है कि आपने किसी को हर्ट किया, उसके बाद एक कहते हैं ना, आपने किसी को थप्पड़ मारा है, हाँ। उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप खुद ही ठीक हो जाओ, लाइक या फिर मेरे सॉरी से ठीक हो जाओ। बट वो जो थप्पड़ जिसको पड़ा है, तकलीफ तो उसको ही है ना, उसके लिए तो हर्टफुल है कि आपने 10 लोगों के सामने बैठ के उसका मजाक उड़ा दिया। और ये डिसमिसिंग ये होती है, इमोशनल मैनिपुलेशन इसलिए होती है कि अगले बंदे को आप ये फील करा रहे हैं कि जो तुम फील कर रही हो ना वो ठीक नहीं है, यू आर बीइंग ओवर रिएक्टिव, तुम सेंसिटिव हो रही हो। और वो जो अगला बंदा है वो सोच में पड़ जाएगा कि अब वाकई यार मैं ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रही, क्या वाकई इतनी बड़ी बात थी। सो दे, और कॉन्स्टेंटली अगर आप एक वो होता है फॉर्म नार्सिसिस्टिक अब्यूज़, उसमें अगर आप रहते हैं, उसमें ये बहुत होता है, बिलिटलिंग, डीमीनिंग। तो वो जो स्पाउस होता है वो अपने आप को, जो पर्सन जिसके साथ ये हो रहा होता है, वो अपने आप को क्वेश्चन करने लगता है। एंड यू नो आई हैव क्लाइंट्स जिनके साथ ये सालों होता रहा है, तो उनका कॉन्फिडेंस और उनकी सेल्फ इस्टीम इतनी लो हो जाती है कि वो खुद समझने ये लग जाती हैं कि मैं इस तरह कर देती हूँ ना, मेरी गलती है, मुझे ये सोच के बोलना चाहिए था, मुझे ये करना चाहिए था। दे आर सो क्रिटिकल अबाउट देमसेल्व्स। और वो छोटी छोटी लाइक इट्स वॉकिंग ऑन द एक्शल्स जिसको हम कहते हैं, कि ऑलवेज कैलकुलेटिंग, ऑलवेज मेजरिंग, कि मैं ये बोलूँगी तो कहीं वो आगे से ये ना मुझे बोल दे, मैं ये करूँगी तो। सो इट्स नॉट अ सेफ रिलेशनशिप। यू हैव टू बी योर सेफ स्पेस व्हेन यू हैव टू बी योर पार्टनर सेफ स्पेस, कि जहाँ आप शादी क्यों करते हैं, सुकून के लिए करते हैं ना, द सोर्स ऑफ पीस। जैसे हमारे रिलीजन में बताया, हाफ इट कम्प्लीट्स योर दीन, यू फाइंड योर पीस इन योर स्पाउस। तो उसमें आपकी अगर शादी ऐसी है कि आपका पार्टनर एंटर हुआ है घर में और आप सफोकेट हो रहे हैं कि यार ये तो काम पे ही रहे तो सुकून है। इवन बच्चे भी उस डायनामिक को अडाप्ट कर लेते हैं कि अब्बा घर पर नहीं, अभी सुकून है, फन हो रहा है और मूवीज़ दे, और अब्बा आएंगे तो एक डर का और खौफ का माहौल है। सो if you're not able to find peace in each other, if you're not able to communicate, if you're not able to feel safe with each other, कि आपने जहाँ अपनी हर बात आप खुल के कर सकें और आपको सुकून मिले और आपको कोई डर ना हो, कोई झिझक ना हो, कोई टेंशन ना हो कि मेरी बात का गलत मतलब तो नहीं निकाल लेगा, या ये मुझे इस बात पे इंसल्ट तो नहीं करेगा, गुस्सा तो नहीं करेगा। सो जितना आप सेफ स्पेस दूसरे के लिए बनेंगे ना, उतना आपकी बीवी आपकी सेफ स्पेस बनेगी। एग्जैक्टली। और आजकल ये कितना आम है कि जो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी होती है वो ये बात अक्सर कहता या कहती है कि तुमने मुझे ट्रिगर किया है तभी मैंने गाली दी है, तुमने मुझे ट्रिगर किया तभी मैंने हाथ उठाया, वरना मैं तो ऐसा नहीं हूँ, तुम्हारी वजह से हुआ है। सो ये ना टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है अब्यूज़ की, यू मेड मी डू इट। अच्छा, कि अगर आपने मारा है, आप कहेंगे कि तुम्हारी वजह से मैंने मारा, तुमने मुझे गुस्सा इतना दिलाया है। अगर आपने वर्बली कोई गालियाँ दे रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, कुछ भी, अगेन आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, आपने अकाउंटेबिलिटी नहीं लेनी, आपने उसको दूसरे पे ब्लेम करना है। ब्लेमिंग अगेन इज इमोशनल अब्यूज़, इट्स अगेन इमोशनल मैनिपुलेशन, कि मैं अपनी किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं हूँ, मैंने अपनी हर गलती, हर चीज़ दूसरे पर डाल दी। देखें, अगर आप एक एडल्ट हैं, जाहिर है आपकी शादी हुई है तो आप एक एडल्ट ही हैं, अगर आप ये सुन रहे हैं तो सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस। आप जो कह रहे हैं और आप जो कर रहे हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है। आप अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपनी टेंशन को, अपने वर्क स्ट्रेस को नहीं यूज़ कर सकते कि इन चीज़ों की वजह से मैं ऐसा बिहेव कर रहा हूँ। यू आर एन अडल्ट, यू नीड टू लर्न हाउ टू मैनेज योर इमोशंस, यू नीड टू लर्न हाउ टू मैनेज योर सेल्फ, हाउ टू टॉक, हाउ टू चैनलाइज योर एंगर, हाउ टू बिहेव। अगर आपके बिहेवियर में वो चीज़ें आ रही हैं कि आपको पता ही नहीं चल रहा आप कब गालियाँ दे रहे हैं, आप कब बदतमीज़ी कर रहे हैं, आपका कब हाथ उठ गया है, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपना इलाज कराएं, आप अपनी थेरेपी कराएं
और कोई इसमें बुराई नहीं है, कोई जिसको हम समझते हैं कि पता नहीं थेरेपी करा ली तो क्या हो गया, एवरीबडी इज़ गेटिंग इट एंड एवरीबडी नीड्स इट, सबके बहुत सारे मसले होते हैं। तो यह आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने ऊपर काम करें, अगर अभी तक आपने नहीं किया तो। दूसरों को ब्लेम करने के बजाय इट इज़ गोइंग टू डैमेज योर रिलेशनशिप कॉन्स्टेंटली, करता रहेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि इतनी रिजेंटमेंट होगी कि आप एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। और क्या फ़ायदा फिर ऐसी शादी का कि आप एक दूसरे के साथ बैठे और आप कहेंगे यार छोड़ो, इससे क्या ही बात करना है, इसने फजूल ही जवाब देना है। अच्छा, हमारे यहाँ शादियों में ये भी है कि ख़वातीन वही अगेन जो सर्वाइवल के लिए हैं शादियों में, आज भी ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो पढ़ी लिखी नहीं हैं, जो माँ बाप बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, जिनके पास पैसे भी नहीं हैं, फाइनेंशियली कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वो रहती हैं ऐसी शादियों में एंड दे हेट देयर हस्बैंड्स। आई नो, मैं बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स जानती हूँ कि उनको अपने शौहरों से नफ़रत है और वो सिर्फ उस शादी में इसलिए हैं कि बस बच्चे हैं और मैं कहाँ जाऊँगी बच्चों को लेके, और मेरे पास कोई और जगह नहीं है, कोई और तरीका नहीं है, तो वो इसलिए ले रहे हैं। और जो शौहर है वो इतने कंट्रोलिंग है कि वो पैसे भी कंट्रोल करते हैं, वो हर चीज़ कंट्रोल करते हैं। तो मतलब वो आपने ऐसी बीवी को रख के आपने रख तो लिया है और आप एक डोमिनेंट पोजीशन में, आप एक पावर वाली पोजीशन में कि ये जा ही नहीं सकती, कहाँ जाएगी, इसके पास तो कोई तरीका ही नहीं, और आप हर तरह से अब्यूज़ कर रहे हैं, तो वो कोई शादी थोड़ी है, वो तो मतलब एक कैद है, उसके लिए भी कैद है और आपके लिए भी कैद है। क्योंकि खुश इंसान खुशी दे सकता है। अगर मैं खुश नहीं हूँ तो मैं कैसे अपने बच्चों को खुश रखूँ? अगर मेरी पूरे दिन की टेंशन ही यही है कि वो बदतमीज़ी करता है, वो गालियाँ देता है, वो बच्चों के सामने मेरे साथ इस तरह सलूक करता है, अपने माँ बाप के सामने इस तरह सलूक करता है, मैं कैसे एक वो कहता है ना खाली बर्तन से पोर नहीं कर सकते। तो मैं एक खाली बर्तन हूँ, मैं कैसे किसी को मोहब्बत दे सकती हूँ? ना बच्चों को दे सकती हूँ, ना अपने शौहर को दे सकती हूँ। प्यार भरना पड़ता है एक औरत में कि वो आगे प्यार दे। तो जब तक आप खुद ही खाली हैं तो आप यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। अच्छा, हमसे जो पहली जनरेशन थी ना, वहाँ पे कोई भी कपल में से एक बंदा जब कोई एफर्ट करता था ना, बगैर किसी गर्ज के करता था, अनकंडीशनल लव। लेकिन आजकल जब भी किसी एक तरफ से एफर्ट थोड़ी ढीली नज़र आए ना, तो अगला बंदा कहता है मैं क्यों करूँ, वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ। ये चीज़ होती है ना। सो मैरिज इज़ नॉट 50-50। मैरिज इज़ गोइंग टू बी समटाइम्स मुझे 80 करना पड़ेगा और वो कम करेंगे अगर उनका कुछ काम का मसला चल रहा है इमोशनली। तो अच्छा कपल वो होता है जो एक दूसरे की इस चीज़ को समझे कि ठीक है यार, उसका डिफ़िकल्ट वीक है, मेरे मियाँ का नहीं टाइम निकाल पा रहे, बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे, मैं एक्स्ट्रा कर लेती हूँ। एंड देन देयर विल बी डेज वेयर आई विल बी वीक और मेरे पास वो एनर्जी नहीं होगी और वो ज़्यादा कर लें। तो ये कोई वो लेन देन वाला सिस्टम तो नहीं है ना कि हमने इक्वल का मतलब ये नहीं होता कि इक्वल ही चलना है 50-50। कि ये घर की जिम्मेदारियाँ हैं, ये तुमने करना है, ये बाहर की हैं, ये मैंने करना है। और कोई अब तो इतना रिजिड सिस्टम नहीं है। मैंने कहा ना जैसे कि अब चीज़ें बहुत फ्लेक्सिबल हैं कि और जितना आप जैसे कि मैं जितना मैं दूंगी उतना ही मैं रिसीव फिर करूँगी, चाहे वो मोहब्बत है, चाहे वो इज़्ज़त है। अपनी ज़िंदगी का ये रूल बना लें और हर रिलेशनशिप का कि अब आपका इखलाक ऐसा हो कि जितना मैं जहाँ जाऊँ, मैं जिससे मिलूँ, मैं इस तरह से मिलूँ और इतनी मोहब्बत से, इतनी रिस्पेक्ट से, इतने ऐसी चीज़ इस तरह से मिलूँ कि वो हमेशा मुझे अच्छे लफ्ज़ों में याद रखे। और अगेन शादी फिर आपका जब आप ये हर जगह अप्लाई करेंगे तो शादी तो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है। जब आप वहाँ ही अप्लाई करेंगे और आप देखें हम हर किसी के साथ आराम से बात कर लेते हैं, अपने काम पे आराम से बात कर लेते हैं, अपने बच्चों से भी कर लेते हैं, इन लॉज से भी कर लेते हैं, लेकिन हमारा सारा गुस्सा फिर शौहर पे निकल रहा होता है या शौहर का बीवी पे निकल रहा होता है। जो जगह आपकी सबसे ज़्यादा जहाँ आपने नर्चर करना है, जहाँ सबसे ज़्यादा आपने कहते हैं ना जहाँ जिस पौधे को सबसे ज़्यादा पानी देना है वही सूख रहा है कि वहाँ ना हमने आराम से बात करनी है। अगर मुझे नहीं मैं अगर 80% 50% दे पा रही तो आई जस्ट कम्युनिकेट कि यार मेरा डिफ़िकल्ट वीक चल रहा है, मेरा काम ज़्यादा है, मैं बहुत थकी हुई हूँ आजकल, या मेरी तबीयत डाउन है, तो आप ज़रा ये काम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेंगे प्लीज़। और कर लेते हैं ऐसे भी। मतलब वो अब्यूज़िव वाले रिलेशनशिप की नहीं, नॉर्मल रिलेशनशिप्स की मैं बात कर रही हूँ कि उसमें अगर आप कम्युनिकेट कर देना कि मुझसे नहीं हो रहा, होता यह कि कम्युनिकेशन जब मिसिंग होती है, अब मैंने कम्युनिकेट नहीं किया, अब उनकी एक्सपेक्टेशन वही है कि मेरी जो 50% रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो मैं करूँगी, अब वो नहीं हो रही, 1 दिन नहीं हो रही, 2 दिन नहीं हो रही, तो वो कहेंगे कि ये काम क्यों नहीं हुआ, एंड देन मैं रिएक्ट करूँगी कि यार तुम्हें नज़र नहीं आ रहा मेरी तबीयत ख़राब है, ये वो। अच्छा, एक टिप हर शादीशुदा जोड़े के लिए कि आप ये समझ लें उनको नहीं नज़र आ रहा, उन्होंने एक पट्टी पहनी हुई है, जब तक आप उनको नहीं बताएंगे उनको नहीं समझ आएगा। लोग ये कहते हैं 15 साल पुरानी शादी अभी भी कहना पड़ेगा, 20 साल पुरानी शादी अभी भी मैं कह के बताऊं कि मुझे क्या चाहिए। जी, आप कह के बताएं। आपकी 15 साल पुरानी शादी है, 20 साल है, 25 साल पुरानी शादी है, इट डज़ नॉट मैटर। यू हैव टू कम्युनिकेट, यू हैव टू टेल योर स्पाउस मुझे क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए।
ये छोड़ दें कि वो खुद से समझ जाएंगे। एक्सपेक्टेशन ही अनरियलिस्टिक है। उसके बाद हर्ट हो रहे हैं कि यार उनको खुद नहीं नज़र आया मेरी तबीयत ख़राब थी, वो ख्याल कर लेते या मेरे लिए मेडिसिन ले आते हैं, मुझे डॉक्टर के पास ले आते हैं। नहीं, यू हैव टू कम्युनिकेट योर एक्सपेक्टेशंस टू योर स्पाउस कि मैं ये चाह रही थी कि हम ये चीज़ इस तरह कर लें या ये। फिर वो अगर ना करें तो चले, वो एक अलग कहानी है कि मैंने कह दिया उन्होंने नहीं किया, लेकिन कहना बहुत ज़रूरी है। मुझे लिटरली जब कोई सेशंस हो रहे होते हैं उसमें मुझे उनको सबसे पहली चीज़ ये सिखानी पड़ती है, कम्युनिकेशन। आपने कम्युनिकेट करना है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सही। अच्छा, आपने बात की कि समटाइम्स आपको 80 देना पड़ेगा, समटाइम्स आप 20 देंगे, समटाइम्स आप 50-50 करेंगे, लेकिन कुछ हमारे पाकिस्तान में ऐसे कपल्स भी हैं, ख़ासतौर पे मर्द, जो कहते हैं नहीं पूरे घर को मैं कंट्रोल करूँगा, सारी जिम्मेदारियाँ मैं निभाऊंगा। ये औरत है, इस औरत को क्या मतलब, घर की बेल तक बजती है ना तो कहते हैं कि औरत नहीं जाएगी, मर्द जाके खोलेंगे। आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है आपकी बीवी, लेकिन अगर आपने अपनी आधी, कहते हैं ना एक इंसान के पास 100% एक चीज़ है, एक स्ट्रेंथ है, आप उसको घटा के 50% यूज़ करें तो फिर आपकी ज़िंदगी की गाड़ी कितनी मुश्किल से चलेगी। कि आप हमारे पास एक वो थे, एक हेल्प होते थे, वो बड़े फ़ख्र से कहते थे मेरी बीवी आज तक घर से बाहर सब्ज़ी लेने नहीं गई, आज तक उसको इलाके में किसी को पता ही नहीं है कि मैं फैमिली के साथ रहता हूँ। लाइक मैंने इतना उसको स्ट्रिक्ट घर में बिठा के रखा हुआ है। तो मैंने उसको उसी वक्त करेक्ट किया कि मैंने कहा कि ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, आप अपनी लाइफ मुश्किल बना रहे हैं। तो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती थी कि वो काम से जाता था, फिर वो बैठी हुई होती थी, वो जाके सब्ज़ी ला के देता था, तो फिर खाना बनता था। अगर धनिया भी चाहिए तो वो मियाँ साहब आएंगे और ला कर देंगे। तो मैंने कहा आप अपनी लाइफ मुश्किल बना रहे हैं। सही बात है। व्हेन यू, और ये मैंने दिस इज़ लाइक फ्रॉम माई टेड टॉक, कि जितना आप अपनी घर की ख़वातीन को एम्पावर करेंगे, ये मर्दों को समझ नहीं आता, वो समझते हैं वुमेन एम्पावरमेंट जो है ये ख़वातीन के फ़ायदे की बात है। नहीं, जितना आप अपने घर की औरत को एम्पावर करेंगे आपकी ज़िंदगी उतनी आसान होगी। आई वॉज रेज्ड इन अ जॉइंट फैमिली, और मैं कभी अकेले शादी से पहले कहीं नहीं जाती थी। अब्बा के साथ, चाचू के साथ, ताया के साथ, भाई के साथ, कज़न के साथ, कोई लेगा कोई छोड़ेगा, ये वाली लाइफ थी। आई वॉज एक्सट्रीमली डिपेंडेंट। और व्हेन आई गॉट मैरिड तो मेरे हस्बैंड ने माशाल्लाह मुझे इस तरह से उस लेवल पे एम्पावर किया है। और जब आप एक उस वाले डिपेंडेंट माइंडसेट से आते हैं ना तो आपको ये एम्पावरमेंट अच्छी नहीं लगती। मैं बहुत रेजिस्ट करती थी, नहीं मुझे बैंक जाना है आप साथ चले, नहीं मुझे यहाँ जाना है आप साथ चले, नहीं मैं अकेले नहीं जा सकती, नहीं मैं अकेले ड्राइवर के साथ नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे करना ही नहीं था, मुझे अपने कम्फर्ट जोन में रहना था। तो वो ख़वातीन भी यूज्ड टू हो जाती हैं कि ये मेरे साथ कोई आएगा तो मैं ये काम करूँगी, मुझे डर लगेगा, मैं कैसे जाऊँगी, वहाँ तो इतने लोग होंगे, वहाँ तो इतने मर्द होंगे, वहाँ तो ये होगा, वहाँ तो वो होगा। आपका काफ़ी वो फेयर बेस्ड मेंटालिटी होती है। बट मुझे उसका तरीका ही होता है कि आप एक्सपोज करते रहें। वो मुझे एक्सपोज करते थे कि नहीं तुम जाओ, खुद ही जाओ। जैसे कि आई ग्रेजुएटेड एज अ डेंटिस्ट, तो मैंने अपने हाउस जॉब के लिए जाना था यहाँ पर। आई एम फ्रॉम कराची एंड आई मूव टू इस्लामाबाद आफ्टर मैरिज। तो मुझे अपनी हाउस जॉब के लिए जाना था टू ड्रॉप CVs। मेरी जैसी ही ग्रेजुएशन हुई आई गॉट मैरिड। तो मैं यही कहती थी कोई मेरे साथ जाएगा, मैं तो अकेले कभी नहीं गई, मैं इस तरह नहीं जा सकती, इट्स अ न्यू सिटी, मैं कैसे जाऊँगी। बट वो इसी तरह करते थे कि ठीक है तुम जाओ, कोई इशू होगा तो यू कैन कॉल मी एंड यू गो विद द ड्राइवर के साथ मैं जाती थी। और लाइक उन्होंने मुझे इतना एम्पावर किया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसकी वजह से टुडे मैंने अपनी ज़िंदगी में वो काम किया अल्हम्दुलिल्लाह कि एंड ही वॉज एबल टू सी दैट पोटेंशियल इन मी जो मुझे नज़र नहीं आता था। द वेरी फर्स्ट टाइम आई वेंट टू अ पॉडकास्ट, ही सेड आई वॉज रियली एंग्शियस। मैंने कहा मुझे नहीं जाना, मुझे तो डर लगेगा, मैं कैसे बात करूँगी। एंड ही सेड कि अभी तो तुमने टेड टॉक्स देनी है। तो मैंने कहा मैं कैसे टेड टॉक्स दे सकती हूँ यार, मुझे तो बहुत एंग्जाइटी होगी। सो ही वॉज एबल टू सी दैट पोटेंशियल इन मी जो मुझे नज़र नहीं आता था। तो जब आप अपनी औरत को एम्पावर करते हैं ना, आप अपनी ज़िंदगी आसान करते हैं। जब अगर ऐसे भी टाइम आया कि वो नहीं थे, ही वॉज नॉट इन द सिटी एंड आई हैड टू टेक माई सन टू द हॉस्पिटल, आई हैड टू स्पेंड अ नाइट देयर। तो अगर मैं वो पुरानी वाली इरम होती तो मैंने तो डर के घर में बैठ जाना था कि जब तक मेरा मियाँ नहीं आएगा मैं तो अस्पताल नहीं जा सकती। तो आप इमरजेंसी के बारे में सोचें। और आपने पूरी ज़िंदगी अपनी बीवी बच्चों के सर पे भी नहीं रहना, कोई ज़िंदगी मौत का पता नहीं होता, हो सकता है आपको कुछ हो जाए और आप ना हो एक दिन। सो यू नीड टू प्रिपेयर योर वाइफ इन अ वे कि मैं अगर नहीं भी हूँ ना तो वो पीछे सब कुछ मैनेज कर सके, उसको इस काबिल बनाएं। और जिस दिन ये मर्दों को समझ आ गया ना कि जब एक औरत एम्पावर होती है तो आपकी कितनी ज़िंदगी आसान होती है। मुझे ड्राइविंग नहीं आती थी,
मैं यही करती थी, मुझे नहीं सीखनी, मैं नहीं सीख सकती, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। वो एक्सीडेंट हुआ भी, अच्छा। बट उसके बाद मेरा डर निकल गया। एक हाँ, एक एक्सीडेंट कहता है ना, एक एक होता है, एक्सीडेंट उसके के बाद डर बाद निकल डर जाता नहीं है। लगता। तो वो एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद अब यही है कि मैं हर जगह बच्चों को कोई क्लास लेके जाना है, कुछ होना है। हाँ। वरना यही होता था कि वो आएंगे, वो मुझे लेके जाएंगे, मुझे ड्रॉप करेंगे, मुझे पिक करेंगे। हाँ। तो आपकी ज़िंदगी आसान होती है। चीज़ें आपने डिवाइड हो जाती अपनी, है ना, हाँ, आपने अपनी responsibilities। आधी एजेंसी, आपने अपना एक हाथ काट दिया, आप समझ लें। अगर आपने अपनी औरत को घर बैठाया हुआ, उसको आप किसी वे में एम्पावर नहीं कर रहे, तो फिर आप समझ लें आपने अपना एक हाथ काट दिया, और आप अपने एक हाथ से सारी जिम्मेदारियां, सारा बोझ उठाए में, जो शेयर करने के लिए आपका एक हाथ मौजूद है, बट आप वो कब तक करेंगे? आप थक जाएंगे एक दिन। और यही वो जो आप करें ना कि बेल बजेगी तो मैं जाऊंगा, ये करोगे, तो कितना मेंटल लोड है ये, है ना। सो वंस। और जब आपका स्पाउस शेयर करने लगता है, जब आपका स्पाउस ग्रेसफुली शेयर करने लगता है, हाँ। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह कि वो खुद कहते हैं कि मुझे अब कोई स्ट्रेस नहीं है कि मैं शहर में हूँ नहीं हूँ, मुझे पता है मेरी बीवी मैनेज कर लेगी। तो मतलब आई एम शेयरिंग माई एग्जाम्पल नॉट टू लाइक फ्लेक्स, बस जस्ट टू इंस्पायर यू ऑल, कि अगर मेरे जैसा बंदा गाड़ी चला सकता है और ये सब कुछ कर सकता है, तो कोई भी कर सकता है। मतलब मैं बिल्कुल वही पैम्पर्ड जॉइंट फैमिली, पंजाबी फैमिली की बच्ची, कि कोई साथ जाएगा, कोई साथ लेकर आएगा, किसी से बात नहीं करनी, हर कोई बुरा है, और वही वाला माइंडसेट लड़कियों को जो डरा डरा के बड़ा करते हैं कि इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। बट यू विल फाइंड गुड पीपल ऑल्सो। दिस दुनिया इज़ अ बैलेंस। और घर से निकले तो दिल में छोटी सी दुआ मांग के निकले कि अल्लाह अच्छे लोगों से वास्ता डले। बट ये नहीं है कि आप अपनी बच्चियों को और अपनी बीवी को बिल्कुल घर पे बैठा दें कि बाहर निकलना नहीं है। यानी आपको ज़िंदगी मौत का कुछ पता नहीं होता। हर बच्ची को, हर बच्चे को, बेटों को भी अपने हर चीज़ में आगे रखें, उनको सिखाएं, उनको बताएं, उनको एम्पावर करें। वो कौन सी छोटी चीज़ें या आदतें हो सकती हैं जो कि शादी को बहुत मजबूत बनाती हैं? जब आपकी स्पेशली व्हेन देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट, व्हेन देयर इज़ अ फाइट, पहली चीज़ तो ये कि रिचुअल आपकी रूटीन में, आपके 24 घंटों में आपकी एक एक्टिविटी होनी चाहिए जो आपको बांध के रखे। वो एक्टिविटी कैन बी हैविंग ब्रेकफास्ट टुगेदर, हैविंग डिनर टुगेदर। आपके पास पूरा दिन में टाइम नहीं है, आप नाश्ता साथ नहीं कर सकते, रात का खाना खा लें, रात का खाना भी साथ नहीं खा सकते, तो अपनी शाम की चाय साथ कर लें। कि या बच्चों को सुलाने के बाद यू कैन हैव ग्रीन टी टुगेदर एंड यू कैन जस्ट सिट एंड टॉक। बात नहीं करनी, अगर मियाँ ज़्यादा बात नहीं करते, खामोश हैं, टीवी लगा लें and watch something together, find a show, find something that you can watch together as a couple. आपकी जो us activity, I call it us activity, आपकी जो us activity है ना, that's extremely important. अगर आपके पूरे 24 घंटों में कोई एक इंटरेक्शन ही नहीं है आपका मियाँ बीवी का आपस में, फिर उस शादी में क्या रह जाता है? फिर उस शादी में कुछ भी नहीं रह जाता। आपकी टोटल कॉन्वर्जेशन ही होगी बच्चों के मसले, घर के मसले, सास ससुर के मसले, पैसों के मसले हैं, बस ये रह जाएगी। फिर आप बस दो एडल्ट्स हैं जो मेंटेन कर रहे हैं घर को और बच्चों को। फिर आपकी खुशी ख़त्म हो गई है, और वो जो कहते हैं ना कि अगेन जो एक कंफर्ट और पीस वाला रिलेशनशिप है वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा। सो व्हाट वी डू इज़, हमारी एक शाम की एक्टिविटी है कि हम शाम में चाय साथ पीते हैं एंड वी वॉच टीवी। और हमारे बच्चे वर होम स्कूलिंग आवर किड्स, सो आवर किड्स आर होम। तो उस मोमेंट पे हम बच्चों को कहते हैं कि अभी जो है हमारा टीवी टाइम है, हम चाय पी रहे हैं, मामा बाबा टाइम है, तो आप लोगों ने अपने रूम में जाना है एंड यू गाइस कैन प्ले। तो अब तो वो इतने माशाल्लाह उनको भी वो भी ट्रेन हो गए कि वो 45 मिनट्स 1 आवर मामा बाबा ने चाय पीनी है। और वो कहते हैं हम क्यों नहीं बाहर हो सकते, तो क्योंकि तो मैं उनको कहती हूँ नहीं, हमारा टाइम है। एंड ऑल्सो वी आर वॉचिंग समथिंग दैट यू कैन नॉट वॉच। हम कोई अपनी चीज़ देख रहे होते हैं जो बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है। इवन ड्रामाज में आपको पता है लैंग्वेज है, कुछ भी कोई इस तरह की चीज़ आ सकती है। सो वो बाउंड्री बहुत ज़रूरी है दैट यू ट्रेन योर किड्स। बच्चे वो कहते हैं ना बच्चे हर वक्त घर पर हैं, तो बच्चों को सिखाएं कि अभी हमारा टाइम है, हम अपनी बातें करें। हम ये भी कहते हैं कि हम अपनी पर्सनल बातें करें जो आप लोग नहीं सुन सकते। हाँ, सही बात। आपने अगर अपने कोई डिस्कस करना है, इशू डिस्कस करना है, कोई प्रॉब्लम है, कोई आपका कॉन्फ्लिक्ट है, बच्चों के सामने डिस्कस नहीं करें, बच्चों को सुला के बात करें। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि जो स्मॉल एफर्ट्स होती है, लाइक यू नो व्हेन आई एम मेकिंग चाय आई कैन आस्क हिम। जैसे मैं वर्किंग ख़वातीन के लिए बात कर रही हूँ, अगर आप स्टे एट होम हैं तो आप तो सारे काम कर ही रहे हैं अपने मियाँ के, लेकिन ये मियाँ के लिए भी है कि वो भी छोटे छोटे एफर्ट्स करें। लाइक यू नो हम जो सप्लीमेंट्स हैं मैं लेना भूल जाती हूँ। सो वो बच्चों को जब देते हैं तो वो मेरी भी एक छोटी सी डिश है, उसमें ही पुट माई कैल्शियम एंड मल्टीविटामिन। सो दिस इज समथिंग दैट रिमाइंड्स मी दैट ही केयर्स। और स्पेशली इन अ फाइट व्हेन वी आर नॉट टॉकिंग, तो जब मैं वो सप्लीमेंट डिश देखती हूँ तो इट हेल्प्स इन यू नो मेल्टिंग माई एंगर कि चलो यार ठीक है लड़ाई हुई है बट ही स्टिल केयर्स। मैं भी जिस तरह चाय बना के रख दूँगी कि ठीक है मैं बात नहीं कर रही, बट तो वो उन चीज़ों को ना अपनी रूटीन का हिस्सा बनाए। एक तो ये कि छोटी छोटी एफर्ट्स, जैसे कि मुझे थोड़ा सा गाड़ी निकालने में मसला होता है तो वो मेरी गाड़ी निकाल के बाहर खड़ी कर देंगे कि अभी इसने जिम जाना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना
अगेन दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप इन योर लाइफ. इसमें इन्वेस्ट करें, इसमें अपना टाइम लगाएं, इसमें अपनी मेहनत लगाएं. और बहुत टाइम नहीं लगता. कितनी देर लगती है चाय बनाने में, कितनी देर लगती है? 5 मिनट. हाँ, आधा घंटा आपने टीवी साथ देख लिया, कितनी देर लगेगी? अगर आप लोगों ने टीवी नहीं देखनी, बुक्स कर लें, बुक्स बैठ के पढ़ लें, कोई पॉडकास्ट सुन लें, कोई शो आप लोग इन्जॉय करते हैं. इट कैन बी एनीथिंग. रमज़ान में जैसे वी वॉच, पता नहीं नाम ले सकते हैं कि नहीं, वो जो रमज़ान वाला द फेमस शो, वो फिर वी वॉच विद आवर किड्स. वो तो बच्चे भी देख रहे होते हैं. तो हैव योर फैमिली रिचुअल्स. बच्चों के साथ आप अलग कर सकते हैं, मूवी नाइट और समथिंग, बट कोई एक्टिविटी जो, एंड देन यू नो वी लुक फॉरवर्ड टू दैट थिंग. और जब लड़ाई हुई होती है तो वो मिस दैट कि आज मैंने अकेले चाय पीनी है और उन्होंने अकेले चाय पीनी है, तो फिर वो आप मिस भी करते हैं. और वो आपके रिलेशन, अगेन वो आई एम मैरिड फॉर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से 11 years, बट स्टिल आई लुक फॉरवर्ड टू दैट. और वो चीज़ नहीं होती तो वो मेरी रूटीन में से जब मिसिंग होती है तो मुझे फील होता है. तो ऐसे रिचुअल्स आपको बहुत हेल्प आउट करते हैं. आपकी एक अस एक्टिविटी एंड देन स्मॉल एफर्ट्स इन इन योर डेली रूटीन टू मेक ईच अदर फील स्पेशल. आप अपनी हर जगह लोगों को कितना, वैसे ही हमारे पाकिस्तानी तो हैं ही पीपल प्लीजर्स, हर जगह लोगों को प्लीज़ कर रहे हैं. सर साहब बॉस और चाय पेश हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब कुछ हम कर लेंगे. बट जहाँ आपकी सबसे ज़रूरी रिलेशनशिप है वहाँ हमने ना अप्रिशिएट करना है, ना तारीफ़ करनी है, ना एफ़र्ट डालनी है, तो फिर वो कैसे ग्रो करेगी? मैं हमेशा कहती हूँ कि जिस पौधे को पानी देते हैं ना वही ग्रो करता है. जहाँ आप अटेंशन लगाते हैं, जहाँ आप मेहनत करते हैं. तो इफ़ यू वांट योर रिलेशनशिप टू ग्रो, और ये बीवी के लिए नहीं करना होता, ये आप दोनों की शादी है, तो वो जितनी खुश होगी उतने खुश आप भी होंगे. लोग उसको ये नहीं समझते कि, और हमारे यहाँ वही जो जन मुरीद और ये सब बातें होती हैं, तो जितनी आपकी बीवी खुश होगी उतने खुश आप भी रहेंगे ना. इसको इस तरह से देखेंगे, जब घर जाएंगे एक मुंह सड़ा के बीवी घूम रही है गुस्से में, तो आपका कहाँ से घर में फिर सुकून है? आप बस उसी लड़ाई में लग जाएंगे जाते कि जब आओ तुम्हारा मूड ऑफ है, फिर वो आगे से 4 बातें करेगी. एक तो तुम्हारी अम्मी मुझे हर वक्त बातें सुनाती रहती है, फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी. सही बात है. सो यू नो, अच्छा, ये मसला है हमारी औरतों में ज़्यादातर. वो जब भी शौहर से नाराज़ होती हैं तो डायरेक्ट नहीं कहती, इनडायरेक्ट ताने मारती हैं. चाहे शौहर का मूड कितना ही ख़राब ना हो, उनको कोई परवाह नहीं होती, वो ताने मार के हाल बुरा कर देती है. अच्छा, ये देखिए कम्युनिकेशन जो है ना वो बहुत, कहते हैं जैसे मैंने कहा ना, रिस्पेक्ट. हाँ. तो अगर मैं 2 फाउंडेशंस डिस्क्राइब करूँ ना कि दो पिलर्स हैं जिस पे शादी खड़ी है, वो रिस्पेक्ट और कम्युनिकेशन है. अगर आपकी एक भी चीज़ नहीं है ना तो आपकी शादी बस ऐसे ही है, टेढ़ी मेढ़ी गुजारा. सही. तो कम्युनिकेशन देखें, ये आपने बहुत सही पॉइंट बताया, सार्काज़म कहते हैं इसको, कि अगर मुझे कोई चीज़ तंग कर रही है तो मैं डायरेक्टली और पोलाइटली कम्युनिकेट नहीं करूँ कि मुझे आपकी अम्मी ने इस तरह कहा और मुझे बुरा लगा या ये चीज़ है, बजाय ये कि मैं ताने दूँ कि आपकी तो माँ है ही ऐसी, या जो भी नेगेटिव उसको वे में. अच्छा, अब ये मर्द औरतों की तरफ से ये होता है, इसको कहते हैं पैसिव अग्रेसिव. इस कम्युनिकेशन स्टाइल को कहते हैं पैसिव अग्रेसिव, कि एक चीज़ ने मुझे तंग किया, मैंने उसको डायरेक्टली एड्रेस नहीं किया, मैंने उसको इनडायरेक्टली, पैसिवली, इनडायरेक्टली और अग्रेसिवली गुस्से में सरकाज़म के तौर पे कह दिया. ठीक है, अब उसका कभी कोई पॉजिटिव आउटकम हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आपने किसी को एक नेगेटिव बात बोली है तो वो डिफेंस में चला जाएगा बंदा, और वो फिर आपको कोई नेगेटिव बात बोलेगा. ठीक है, तो वो उसकी आउटकम, उसका रिजल्ट कुछ नहीं. आपको तसल्ली ज़रूर मिल जाएगी ताना मार के कि मैंने सुना दी इसको बात, लेकिन सुकून नहीं है अल्टीमेट उसमें. हाँ, उसमें आपको फ़ायदा कुछ नहीं है उसका. जब भी ज़िंदगी में कोई चीज़ करते हैं ना, हम आउटकम देखते हैं, तो उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं है. उसका रिजल्ट है अंडा. आज आपने ताना मारा है, कल आप 10 और मार लेंगी, फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा. आपका वही लूप है, वही साइकिल है, आप उसमें घूमती रहेंगी. जो मर्द करते हैं कम्युनिकेशन में मसला, वो ये है कि देयर इज़ जिसको हम साइलेंट ट्रीटमेंट कहते हैं. औरतें सरकाज़म करती हैं, मर्द साइलेंट ट्रीटमेंट करते हैं, दैट दे गो साइलेंट. वो फिर आपसे बात ही नहीं करते पनिशमेंट के तौर पर. दे विल गो क्वाइट फॉर डेज, फॉर अ वीक, और फिर औरतें और पागल होती रहती हैं गुस्से में कि इसको तो कुछ, या तो वो ऐसे चुप करके बैठ जाएंगे, आप बोले जा रही हैं, नो रिएक्शन एट ऑल. वो और ये, हाँ, एंड दिस इज़ रियली पेनफुल फॉर अ पर्सन कि आप बात किए जा रहे हैं, वो जवाब नहीं दे रहे, वो साइलेंट ट्रीटमेंट में चले जाते हैं. उसको कहते हैं साइलेंट ट्रीटमेंट. उसको स्टोन वॉलिंग भी कहते हैं, कि अगर मैं इस कमरे में हूँ, मैं हर किसी से बात करूँ, मैं हर किसी को देखूँ, हर किसी को अटेंशन दूँ, सिर्फ आपसे बात ना करूँ. एंड पीपल डू दैट. मर्दों में ज़्यादातर ये है. इसको जो बेसिकली अगैन इफ़ वी ट्रेस इट बैक, तो बचपन में ये साइलेंट ट्रीटमेंट उनको मिला होता है एज पनिशमेंट. फिर वो अपने स्पाउसेस पे इसको प्रैक्टिस करते हैं, और उनको आइडिया नहीं होता, बट ये बहुत डैमेजिंग होता है फॉर अ रिलेशनशिप, कि आप अंदर ही अंदर एक तो वो सारा कुछ लिए हुए हैं, आप सप्रेस किए जा रहे हैं, आप भी सफोकेट हो रहे हैं, अपने पार्टनर को भी सफोकेट कर रहे हैं. सो हेल्दी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, कि आप रिस्पेक्टफुली, पोलाइटली अपना पॉइंट कम्युनिकेट करें कि मुझे आपकी बात ही अच्छी नहीं लगती.
आपने ये बात क्यों की, आपने ऐसा क्यों कहा या आपने ऐसा क्यों किया। अब उसमें लोग कहते हैं कम्युनिकेशन का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जहाँ आपको लग रहा है कम्युनिकेशन का फ़ायदा नहीं है, उस केस में क्या करें कि मैंने बता दिया, अपने बंदे को 100 दफ़ा बता दिया कि ये चीज़ नहीं करनी, वो फिर भी वही कर रहा है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मेकिंग फन इन फ्रंट ऑफ अदर्स। सो अब मैं क्या करूँ? अब आपने ये करना है कि आपने ये देखना है कि मैं इन माई कैपेसिटी क्या कर सकती हूँ टू मैनेज माई सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली मुझे इंस्टाग्राम पे सवाल आया था कि मेरा शौहर मेरे माँ बाप को बहुत गालियाँ देता है और लाइक ये रूटीन है कि वो हर बात पे माँ बाप पे गालियाँ शुरू हो जाता है, तो मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा आई एम श्योर कम्युनिकेट तो आपने करके देख लिया होगा कि मत दो गालियाँ, ठीक है। रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन जहाँ काम नहीं करती वहाँ आपने ये करना है कि मेरे क्या एक्शंस हैं, मैं क्या कर सकती हूँ। वॉट यू कैन डू इज़, अगर मैं तुम्हें एक गंदा ग्लास ऑफ पानी दूँ जिसमें कीचड़ कचरा घास गंदगी भरी हुई है और मैं कहूँ ये लो ड्रिंक फ्रॉम इट, व्हाट विल बी योर रिएक्शन कि नो आई कांट, इट्स डिस्गस्टिंग, व्हाई वुड आई ड्रिंक फ्रॉम इट। सो दैट शुड बी योर रिएक्शन टू अब्यूज एंड अब्यूजिव वर्ड्स कि दिस इज नॉट माइन, थैंक यू, एंड यू जस्ट लीव दैट रूम। You don't, once you take it and then you start talking कि तुम तो ऐसे हो, तुम ये, तुम्हारी अम्मा वो, फलाना ढंगाना, you have accepted it, you don't need to, you just thank you very much, this does not belong to me। बाउंड्री बनाएं आप अपनी बाउंड्री करें, आपको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। डू नॉट वेस्ट योर वर्ड्स, डू नॉट वेस्ट योर एनर्जी। जब आप उनको छोड़ देते हैं ना उन वर्ड्स के साथ, फिर वो उन्हीं के पास चले जाते हैं, then that insult goes back to them। So that is the most powerful reaction। Do not react, do not, and you just leave। और उधर बैठे भी नहीं, क्योंकि वो बोलते रहेंगे तो आप इंसान है ना, कितना एब्जॉर्ब कर सकती हैं। You just leave the room। तो ये बहुत एक बट अगेन इसके लिए बहुत पेशेंस और बहुत इसको कहते हैं, एक होती है प्रोएक्टिव अप्रोच कि यू प्रैक्टिस इट, कि जब वो आएगा और उसने मुझे ये बोलना है, जस्ट इमेजिन इट, तो मैंने क्या करना है, जस्ट प्रैक्टिस इट, एनविजन इट। बैठ के आप सोचें कि वो आएगा, उसका ये रिएक्शन होगा, कोई भी चीज़ हुई है कि वो आके गालियाँ देगा, ये करेगा, तो मैंने क्या करना है। ये उन लोगों के लिए जो नहीं निकल, लोग मुझे कह रहे हैं कि आप मशवरे दे रही हैं ऐसे बंदे के साथ। नहीं, मैं मशवरे नहीं दे रही, मैं ये कह रही हूँ कि आपके पास अगर कोई और रास्ता नहीं है एंड यू स्टक इन अ मैरिज लाइक दिस, तो फिर आपने मैनेज तो करना है ना अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने आप को। सही रोज़ाना आपको एक भरा जा रहा है गालियों से, बदतमीजी से, अब्यूज़ से, तो आप कितना यू कैन टेक। सो यू डिस्टेंस योर सेल्फ, डिटैच योर सेल्फ एंड यू नो लीव दैट स्पेस। लाउंज में, कमरे में, जहाँ भी हैं, चलिए वहाँ से उठ के चली जाए, लीव हिम विद हिज वर्ड्स, ताकि उसको समझ आए कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। सही बात है, बिल्कुल। जब आपने जवाब दे दिया तो आपने उसको वो दे दिया जो उसको चाहिए। वो आपका रिएक्शन चाहता था, आपने उसको रिएक्शन दे दिया। सो आपकी पावर जो है ना, वो इसमें नहीं है कि मैं अगले बंदे को चुप करा दूँ। आपकी जो सारी पावर है वो इस चीज़ में है कि मुझे कोई ट्रिगर ना कर सके। मेरा रिएक्शन है या रिस्पॉन्स, आपकी सारी पावर उसमें होती है। हमें लगता है कि अगले को मैं चुप करा दूँ ना, दैट विल मेक मी पावरफुल। नहीं, आपकी चुप में। और यार मैं जब बड़ी हुई हूँ, थ्रू आउट माई लाइफ आई थॉट कि मैं तो चुप नहीं रहती, मुझे तो कोई इस तरह बात नहीं कर सकता, मैं तो सीधा कर दूंगी, या मैं तो इस तरह लाइक यू नो वो वाले जो एटीट्यूड के साथ मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मुझसे तो कोई करके ना देखे बदतमीजी। बट यू नो वंस आप बड़े होते जाते हो, आपको समझ आती है, आपको अकल आती है, एंड देन यू रियलाइज कि इसमें तो कोई कमाल ही नहीं है कि किसी ने मुझसे बदतमीजी की, मैंने आगे से बदतमीजी कर दी। इसमें क्या कमाल है? कमाल तो इसमें है दैट यू ग्रेसफुली लीव दैट स्पेस, दैट यू डू नॉट गिव देम अ रिएक्शन, दैट यू डू नॉट एंगेज इन दैट कॉन्वर्सेशन, दैट यू डू नॉट, कहते हैं ना कि मेरा लेवल ही नहीं है कि मैं इस कॉन्वर्सेशन में पढ़ूँ, दैट अपना स्टैंडर्ड वहाँ सेट करें। इसमें तो कोई कमाल नहीं है कि एक बंदा बदतमीजी कर रहा है, चीख रहा है, उल्टी सीधी बातें बोल रहा है और मैंने भी बोल दी, तो आप तो बराबर हो गए ना। तो हाँ, वो हमें लगता है ना कि मैं तो किसी की, मुझे तो कोई कुछ बोल नहीं सकता, मैं तो जवाब दे देती हूँ। मैं तो अब नाउ यू नो आई टेक इट एज समथिंग कि आपकी चुप, आपकी साइलेंस, आपका रिएक्शन ना देना इज़ वे मोर पावरफुल देन you giving them a reaction। अच्छा, हमारे यहाँ कुछ बीवियाँ होती हैं, जब उनके दिल में कोई बात होती है ना, तो वो कहती हैं अभी ये चीज़ रिजॉल्व होनी चाहिए, चाहे शौहर ऑफिस से आया है, उसके मूड का बेड़ा करके है, वो बुरकस निकाल देती हैं, लेकिन कहती हैं अभी के अभी रिजॉल्व। वो मूड भी नहीं देखती, ना कोई सिचुएशन देखती हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ होती है एंग्शियस अटैचमेंट। अच्छा, सो when you're जब आप बड़े हो रहे होते हैं, अर्ली जब आपका चाइल्डहुड होता है, उस टाइम में आपकी अटैचमेंट बनती है। आपका जो रिलेशनशिप होता है विद योर प्राइमरी केयर गिवर, आपकी माँ है या वो आपके फादर हैं, जितना सिक्योरली आप उनसे अटैच करते हैं, यानी कि अगर मैं सिक्योरली अटैच हूँ विद माई मदर, दैट इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ अटैचमेंट यू कैन डेवलप। अगर तो
मेरी केयर गिविंग इस तरह से कि कभी अम्मी अवेलेबल हैं, कभी नहीं है। फिजिकली अवेलेबल की बात नहीं कर रही, इमोशनली, कि मैं कोई अपना मसला लेकर गई हूँ और कभी वो मेरी बात सुनेंगी और कभी वो कहेंगी जाओ जाओ मैं बिजी हूँ, या वो मुझे डांट देंगी या वो कुछ। तो फिर मैंने बचपन में ये सीखा कि मेरा केयर गिवर कभी है कभी नहीं है, तो मेरी सेफ्टी डिस्टर्ब हो गई। हाँ। तो फिर वो क्या करते हैं, अपने इसको कहते हैं एंग्शियस अटैचमेंट, ये मेरा भी था। अच्छा। फिर उसके बाद जब आपकी ज़िंदगी में आपका पार्टनर आता है तो वो रिप्लेस करता है प्राइमरी केयर गिवर, एंड देन यू बिकम एंग्शियसली अटैच टू योर पार्टनर। तो फिर जब मेरी सेफ्टी ही डिस्टर्ब्ड है बचपन से, तो मैंने क्या करना है कि ये बंदा मेरी बिल्कुल नज़रों से दूर ना हो, वरना या तो कम्युनिकेशन बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो, वरना आई वोंट फील सेफ। तो ये बहुत सफोकेटिंग होता है फॉर योर पार्टनर। मैंने इस पे एक वीडियो की है, एंग्शियस अटैचमेंट, यू गाइस कैन वॉच इट ऑन माय चैनल, और उस पे आप लोग पूरा, मैंने उसमें डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है कि कैसे बनती है और इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, बिकॉज वो एक पूरा अलग टॉपिक है। अच्छा। लेकिन उसमें होता ये था कि मेरी गलती नहीं है बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग सेफ, एंड देन माई पार्टनर, उसकी भी कोई गलती नहीं है, वो 24 घंटे तो मुझे रीअश्योर नहीं कर सकता ना मैसेजेस पे बैठ के मैं अभी ये कर रहा हूँ, मैं अभी ये कर रहा हूँ, मैं अभी वो कर रहा हूँ। बट उसमें होता ये दैट इट्स लाइक कि अगर वो लड़ाई हो गई है या कोई इशू हो गया है तो उसी वक्त सॉल्व होगा। अच्छा। वरना मुझे लगता था कि बस अब तो ये ख़त्म हो गया सीन, शादी ख़त्म है, सब कुछ ख़त्म है। एंग्जाइटी होती है ना, एंग्जाइटी इज़ एट इट्स पीक, स्पेशली इन अ कॉन्फ्लिक्ट। सो मेरा तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, तो आई कैन टेल अबाउट इट कि ये कोई ख़वातीन जो ये कर रही होती हैं वो जानबूझ के नहीं कर रही होती हैं, वो उनका अटैचमेंट इस तरह बनता है। सो ये बहुत ज़रूरी है दैट यू अंडरस्टैंड ईच अदर्स अटैचमेंट। और उसमें जो यूजुअली जो पार्टनर्स होते हैं वो अवॉइडेंट होते हैं, तो जितना आप क्लिंग करते हैं वो उतना दूर भागते हैं। और फिर वो साइकिल होती है, वो उतना ही दूर भागेंगे आप उतना ही चेस करेंगे, वो उतना ही दूर भागेंगे आप उतना ही चेस करेंगे। तो ये इट्स अ लूप एंड इट गोज ऑन, इट्स वेरी सफोकेटिंग फॉर द पार्टनर, इट्स वेरी सफोकेटिंग फॉर यू। वही अगेन मैंने पूरी इस पे एक वीडियो बनाई है। पहले तो ये अंडरस्टैंडिंग कि मैं एंग्शियस अटैच्ड हूँ, फिर मैं तो खैर आई वाज इन थेरेपी बिकॉज आई वाज, जब मैंने काउंसलिंग की पढ़ाई शुरू की तो उसमें मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है दैट यू हैव टू बी इन थेरेपी। तो जो 2.5 साल मैंने पढ़ाई की, 2.5 साल में थेरेपी में रही। अच्छा। तो मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी एंग्शियस अटैचमेंट है और ये सब कुछ है। उसमें जाके मुझे लाइक आइडिया था, बट उसमें जाके मेरी फिर हीलिंग शुरू हुई और मैंने सीखा। उसमें बेसिकली आपकी सेफ्टी दोबारा वो की जाती है, रिपेयर आहिस्ता 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 इन पॉइंट्स। बट उस वीडियो में मैंने प्रैक्टिकल पॉइंट्स भी बताए हैं, सो फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन गो एंड वॉच। अच्छा, मियाँ बीवी को ना एक दूसरे का लिबास कहा गया है। जैसे लिबास आपकी बॉडी के जितने करीब होता है ना, मियाँ बीवी एक दूसरे के इतने ही करीब होते हैं। क्या फिर भी उस रिलेशनशिप में प्राइवेसी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि देखिए लिबास का जो काम है ना वो प्रोटेक्शन है, वो आपको हिफाजत देना है, ठीक है। तो यू आर ईच अदर्स शील्ड, आपने एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना है, ग्रेसफुली हिफाजत देनी। जैसे कि वही वाली बात कि अगर कोई मेरे हस्बैंड के ख़िलाफ़ कोई बात करता है, चाहे वो मेरे मेके में से ही हो, तो मैं उसका इज़्ज़त, उसका वक़ार प्रोटेक्ट करूँ, एंड सेम गोज़ फॉर द हस्बैंड, ठीक है। वो प्रोटेक्शन का काम है। प्राइवेसी का काम ये है कि एक दूसरे को ब्रीदिंग स्पेस दें। ब्रीदिंग स्पेस इन अ वे कि कोई भी इंसान आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल नहीं हो सकता। और बीइंग एन एंग्शियस अटैच्ड मैं यही करती थी कि खाएंगे भी साथ, घूमेंगे भी साथ, यहाँ भी साथ जाएंगे, कॉफ़ी भी साथ पिएंगे, ये भी साथ करेंगे, वो भी साथ करेंगे। तो थेरेपी में मैंने पहली दफ़ा ये सीखा कि जो मेरी शादी है वो मेरा एक रिलेशनशिप है, मेरा एक साइड है। उसके अलावा इरम के और बहुत सारे साइड्स और बहुत सारे रोल्स हैं। और एक इंसान पे ये बोझ डालना कि वो मेरी हर ख्वाहिश, हर मर्ज़ी, हर चीज़ पूरी करेगा इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। सो आई हैड टू अंडरस्टैंड कि मेरी और मेरे हस्बैंड की बहुत सारी आदतें, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें फ़र्क है। और वो मूवी नहीं देखना चाहते जो मैं देखना चाहती हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कहूँ कि मेरे साथ चलो मूवी देखने, वरना मैं भी नहीं जा रही और मैं नाराज़ होकर बैठ जाऊँ। नहीं, मुझे ये करना है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में ऐसे दोस्त बनाने हैं, या मेरी कोई ऐसी कज़न्स हैं या बहनें हैं या और रिलेशनशिप्स हैं या अम्मा अब्बा हैं जिनके साथ जाके मैं वो मूवी इंजॉय कर सकूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कॉफ़ी पीने का शौक़ है तो आपका शौहर आपको कॉफ़ी पिलाने लेके जाए, या अगर आपको बुक्स पढ़ने का शौक़ है तो वो आपके साथ बैठ के बुक्स पढ़े। ये जो हमारी लड़कियां हैं ना, इनको जब रेस किया जा रहा होता है, इनकी सारी चीज़ें डिले कर देते हैं कि शादी की बात करना, शादी के घूमने, तो उनको ये लगता है कि सब कुछ क्योंकि शादी की बात करना था तो इसके साथ ही करना है। हाँ। नहीं, वो एक इंसान है और उसकी अपनी मर्जियाँ हैं, उसकी अपनी ख्वाहिशात हैं, उसकी अपने पैशंस हैं, उसकी अपनी चीज़ें। यू गाइज आर सपोज टू बी टुगेदर एंड ग्रो, चाहे वो अलग अलग डायरेक्शन में है। इट डजंट मीन यू हैव टू ग्रो इन द सेम डायरेक्शन
कि और ये पुराने ज़माने में होता था कि कज़न्स की शादियाँ होती थी, लड़की का भी वही ख़ानदान है, लड़के का भी वही ख़ानदान है, दोनों एक ही जगह जा रहे हैं शादियों पर। अब तो बिल्कुल पोलाइटली, इनिशियली तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि मेरी फैमिली में कोई फंक्शन है और मेरा शौहर ना साथ जाए, ये कैसे हो सकता है। अच्छा। अब मैं उनको बड़ा रिस्पेक्टफुली वो करती हूँ कि ठीक है, इफ़ यू डोंट वांट टू गो इट्स ओके। क्योंकि भाई क्यों मैं किसी को फोर्स करूँ, अगर वो नहीं जाना चाह रहे, वो उनकी एक अलग पर्सनालिटी है, मेरी एक अलग पर्सनालिटी है। तो मैं काफ़ी लाउड हूँ एज अ पर्सन, मैं काफ़ी एक्सट्रोवर्ट हूँ एंड ही इज़ एन इंट्रोवर्ट। सो पहले तो मुझे ये समझ नहीं आता था कि मैं कैसे उसको नेविगेट कैसे करूँ, कि उनको तो कभी कहीं जाना ही नहीं होता, तो क्या मैं कभी कहीं ना जाऊँ। सो यू हैव टू डेवलप योर रिसोर्सेज, अपने फ्रेंड्स बनाएं, अपनी और दोस्तें हों, आपकी कज़न्स हों, आपकी बहनें हों, जिनके साथ आप वो सारी चीज़ें करें जो आप करना चाहते हैं। बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है कि वही आपको हर आपकी एक्टिविटी और आपका सब कुछ कराएं। उनको और कुछ लोगों को अपनी स्पेस चाहिए होती है। लाइक माई हस्बैंड इज़ दैट पर्सन हु नीड्स हिज स्पेस, कि उनको थोड़ा सा अपना एट द एंड ऑफ द डे क्वाइट और साइलेंट टाइम चाहिए होता है। हाँ, लाइक टू बी विद हिमसेल्फ इन हिज ओन कंपनी। अब तो मैं भी वो करती हूँ कि जस्ट बी विद माई बुक, बिल्कुल खामोशी, बच्चे सो गए, अब मुझे थोड़ी देर सुकून चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। पहले तो मुझे ये गाली लगती थी कि मुझसे स्पेस चाहिए, मतलब अपनी बीवी से स्पेस चाहिए। तो जब आप खुद अंदर से इनसिक्योर होते हैं ना, तो ये चीज़ें आती हैं कि यार ये ही डजंट लाइक मी, इसको मुझसे स्पेस चाहिए, ही डजंट लव मी, इसको मुझसे स्पेस चाहिए। बट जब आप सिक्योर होते जाते हैं ना अपने साथ, अपने आप के साथ, कि नहीं यार मैं तो लाइक व्हेन यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, you're एबल टू रिफ्लेक्ट गुडनेस इन आपकी हर चीज़ में गुडनेस होगी। लेकिन जब आप खुद ही इनसिक्योर है तो फिर आप ये सोचेंगे कि मेरे साथ कोई मसला है, ये तो मेरे साथ टाइम नहीं गुजारना चाहता, बिल्कुल नेगेटिव उसमें चले जाएंगे। तो अगर वो 10 मिनट की स्पेस मांग रहे हैं, 15-20 मिनट की स्पेस मांग रहे हैं, इट्स ओके। 20 मिनट की स्पेस और प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है, कि आपकी एक प्राइवेट लाइफ है। लाइक मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि अगर वो मेरे पर्सनल मैसेजेस पढ़ लें विद माय फैमिली, विद माय सिबलिंग्स, विद माय पेरेंट्स। तो एक दूसरे के फ़ोन में देखना भी, जो हमने बहुत वो किया हुआ है ना, कि इट्स ओके। और मैं भी उसी माइंडसेट से थी कि ठीक है कि पासवर्ड्स पता होने चाहिए। ये भी एक बहुत टॉक्सिक प्रैक्टिस है। अपनी कोई ज़रूरी नहीं एक दूसरे के पासवर्ड। अगर आपकी मैरिज में, आपके रिलेशनशिप में ट्रस्ट ही नहीं है, तो फिर आप पासवर्ड्स रख लें या कुछ भी कर लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप उसी में फंसे रहेंगे कि आप जीमेल का पासवर्ड दे दो, अब इसका दे दो, अब उसका दे दो। और जब व्हेन वी गॉट मैरिड, लाइक आई वाज 22 व्हेन वी गॉट मैरिड, उस टाइम पे तो ये चीज़ें बड़ी नॉर्मल थी। अपना फेसबुक का पासवर्ड दो, अपना ये दो, अपना वो दो, ट्रेंड भी बना, इंस्टा तो था ही नहीं। और ये था कि भाई हम तो बहुत अच्छा कपल है, अगर आपके पास पासवर्ड्स है। नहीं भाई, यू नीड टू हैव ट्रस्ट, यू नीड टू हैव सम फेथ ऑन इन योर मैरिज, कि ठीक है मैं नहीं भी हूँ साथ, या मेरे पास पासवर्ड्स नहीं भी हैं, आई कैन ट्रस्ट माई स्पाउस। तो अगर आप ट्रस्ट ही नहीं कर सकते तो फिर क्या फ़ायदा है, रख लें पासवर्ड्स। जिसने जो करना है उसने वो करना है हर हाल में करना, चाहे आप जितने भी पासवर्ड रख लें। कपल में ज़रूर ऐसे एक बंदा होता है जो कहते हैं कि मैं तो परफेक्ट हूँ, मुझ में कोई मसला नहीं है, मेरे पार्टनर में मसला है। तो इस तरह के लोगों के साथ अगर किसी की शादी हो जाए तो वो कैसे सर्वाइव करे? अच्छा, ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी होती है कि मैं सुपीरियर हूँ और मुझे सब पता है और मैं परफेक्ट हूँ और सारे मसले मेरे पार्टनर के अंदर हैं। तो इसमें अगेन आपने अपनी सेल्फ इस्टीम और अपनी कॉन्फिडेंस पे काम करना है। कि देखिए, जब अगेन आप सिक्योर है ना अंदर से, और आपको पता है ये मेरी क्वालिटीज़ हैं, ये मेरी स्किल्स हैं, ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, तो जिस तरह अगर अभी आपने ब्लैक पहना है, मैं आपको कहूँगी कि आपने वाइट पहना है, व्हाट विल बी योर रिएक्शन? यू विल जस्ट लुक एट यू विल जस्ट बी लाइक कि नहीं मैंने ब्लैक पहना है। बट अगर मैं बार बार आपको ये बात बोलूँगी, देन मे बी यू लुक एट योर क्लोथ्स एंड यू विल गो लाइक कि मैंने वाइट पहना है या मैंने ब्लैक पहना है। सो वो नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ में होता है कि वो बार बार इतनी दफ़ा इंसल्ट और वो डीमीन करना और ब्लेम करना कि वो उनका कॉन्फिडेंस, उनकी सेल्फ इस्टीम लो होना शुरू हो जाती है। और फिर वो खुद भी अपने आप को इसी तरह देखने लग जाती है कि क्या मैं वाकई ऐसे करती हूँ, क्या मैं वाकई में ये हूँ। तो नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ में अगेन बेस्ट ये होता है कि डू नॉट रिएक्ट, उनको बिल्कुल पावर ना दे। अगर अगेन इफ़ यू स्टक इन अ रिलेशनशिप लाइक दैट, और इसके बारे में पढ़ें, अपने आप को एजुकेट करें कि जो इंसान समझता है कि मैं परफेक्ट हूँ, कोई इंसान परफेक्ट हो ही नहीं सकता। सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात है जो परफेक्ट है। और अगर इंसान ये कोई समझ रहा है तो उसके साथ कोई मसला है, उसको कहते हैं नार्सिसिस्टिक अब्यूज़। उसके बारे में एजुकेट योरसेल्फ एंड लर्न हाउ टू डील विद इट, हाउ टू कोप विद इट, हाउ टू मैनेज इट। कुछ लड़के होते हैं जो शादी से पहले लड़कियों को कहते हैं हाँ कोई मसला नहीं है, तुम जॉब भी कर लो, तुम पढ़ाई भी कर लेना, हमें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे ही शादी होती है, वन फाइन डे वो बैठे बैठे कहते हैं नहीं भाई तुम जॉब नहीं करोगी, मैं नहीं चाहता लड़कों की नज़र तुम पे पड़े। अगर किसी की शादी ऐसे मर्द से हो जाए, अब वो लड़की कैसे सर्वाइव करे? देखिए, आपने जो अगेन अपनी शादी से पहले जो टाइम लेना होता है ना, उसमें सिर्फ ये डिस्कस नहीं करना होता कि आपने क्या कपड़े पहनने हैं और मैंने आपसे मैचिंग करनी है और स्टेज ऐसा होगा और फूल गिरेंगे और हम वॉक करके आएंगे। वो आपका टाइम होता है टू गेट टू नो ईच अदर। और उसमें अगेन जो बिल्कुल हमारे यहाँ अप्रोप्रिएट नहीं समझते हम कि लड़के वाले के घर पे हम जाएं और विज़िट करें। और जो फैमिलीज़ हैं उनको भी एक दूसरे को समझने की
समझने का टाइम लेना चाहिए। वो भी बैठ के रसूमात डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमारे यहाँ ये रस्म होती है और आपके यहाँ ये रस्म होती है, ही जी जी जी, ये ले मिठाई खाएं, ये ले केक खाएं, और बस यही चल रहा होता है। सो दैट इज़ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। वो 6 महीने, वो 1 साल आप यूज़ करें, क्योंकि देखें, और एक दूसरे से आस्क क्वेश्चंस, आप सवाल पूछें, आप उनके घर का तरीका देखें, कितनी बहुएं हैं जो जॉब कर रही हैं, क्या फैमिली में कोई है जो जॉब कर रहा है, क्या उनके घर में उनकी जो कज़न्स हैं, उनकी जो बहनें हैं, उनकी जो बहुएँ हैं, उनके साथ बात करें, इंटरेक्ट करें। मैं इट्स वेरी ईजी, अगर आपके अंदर ज़रा सी भी अकल और समझ है, खैर बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, बट इफ़ यू मीट पीपल, the kind of conversation they're having, it says a lot about them. अगर आप किसी फैमिली में जाके बैठे हैं और उनकी टोटल कॉन्वर्सेशन ये है कि हमारा तो ये कारोबार है जी, इतना बड़ा, अल्लाह का शुक्र है, और इतने पैसे हैं, और ये इतनी गड्डियाँ हैं, और ये और वो है। सिंपल मेरी जो ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है वो ये है कि जिसके पास पैसा है ना, वो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, और ना वो बताते हैं। they are the most humble, they are the most polite people. और जिसके पास नहीं है वही सबसे ज़्यादा ढोल पीट रहे होते हैं, फट्टे ढोल बने होते हैं कि हमारे पास तो ये ज़मीन है, और ये कोठियाँ हैं, और ये हैं, वो हैं। सो इफ़ यू हैव मनी यू विल हैव सम क्लास ऑल्सो, नॉट टू ढंडोरा पीट अबाउट इट कि मेरे पास तो पैसे, मेरे पास तो पैसे, ठीक है। उनकी पता चल जाता है, जिसके पास नॉलेज है और जिसके पास पैसा है, उसको बोलने की और बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। वो दोनों चीज़ें नज़र आ जाती हैं, ठीक है। अब आ जाती है बात, हम क्या बात करते हैं, कॉन्वर्सेशन। तो अगर किसी की कॉन्वर्सेशन है ही यही, या हमारे पास तो इतना पैसा है और हमारे पास तो ये है, डेफिनेटली दे आर ट्राइंग टू प्रूव समथिंग, ठीक है, कि वो दे आर ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट एंड दे आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट यू विद देयर मनी। तो वो तो पहले ही आपको समझ जाना चाहिए कि रेड फ्लैग। अब दूसरी चीज़ आ गई कि अगर चलो पैसे की बात भी नहीं कर रहे हैं, और भी लाइक क्या कॉन्वर्सेशन है, किस तरह बात कर रहे हैं अपनी बीवी से, किस तरह बात कर रहे हैं अपनी बहू से, किस तरह बात कर रहे हैं अपनी बेटी से, वो किस तरह बात कर रही हैं आपस में, वो क्या कॉन्वर्सेशंस कर रही हैं। क्योंकि अक्सर होता है ना, ख़वातीन एक जगह बैठ जाती हैं, मर्द एक जगह, तो वो ख़वातीन आपस में क्या बात कर रही हैं, नमाज का वक्त हुआ है, कोई नमाज़ पढ़ने जा रहा है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये आप ऑब्ज़र्व करें। और इफ़ आई मीट समबडी, मैं किसी से एक दफ़ा मिलूँगी या किसी गैदरिंग में एक दफ़ा जाऊँगी, तो मैं उन 20 लोगों में से एक इंसान या 2 इंसान, मुझे फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये किस तरह के लोग हैं, या मैं इनके साथ मैं दोबारा मिलना चाहूँगी। क्योंकि आजकल 90% लोग फेक ही हैं, वो वही बनने की कोशिश कर रहे हैं जो वो नहीं हैं। और सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप वो बने जो आप हैं, जो आपकी रूट्स हैं, जो आपका बैकग्राउंड है, उसको ओन करें, अपने आप को ओन करें। सबसे ज़िंदगी ना आपकी आसान हो जाएगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू लुक बैक एट योर लाइफ, जब आप 60 साल के होंगे, 70 साल के होंगे, तो आप कहेंगे मैं ये क्या करता रहा हूँ। लोगों के लिए, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए मैंने ज़िंदगी में कोई भी काम वो नहीं किया जो मुझे खुशी देता था या जो मैं करना चाहता था, बस वही कुछ करता रहा हूँ जो लोग मुझसे चाहते थे। सो अपने आप से तो ट्रू हो जाए ना, अपने आप के लिए ट्रू हो जाए। तो ये ज़रूर छोटी छोटी बातें आप नोटिस करें। अगर आपका जो मंगेतर है जिससे आप बात करें, आपका फियांसी, उसको देखें कि वो क्या बातें करता है, उसकी क्या कॉन्वर्सेशन है। कोई भी अक्लमंद या पढ़ा लिखा या समझदार लड़का, उसकी क्या अप्रोच है। जो ये मुंह फाड़ फाड़ के बोल रहे होते हैं ना कि हमें तो कोई मसला ही नहीं, ये आजकल चला हुआ है आजकल कि दे प्रिटेंड टू बी फेमिनिस्ट्स, कि मुझे तो इट्स लाइक अ गुड ट्रैप फॉर गर्ल्स, क्योंकि लड़कियों तो बेचारी वैसे ही घरों में सफोकेट हुई हैं, फिर ये आते हैं फेमिनिस्ट बन के कि मैं तो फेमिनिस्ट हूँ, मैं तो औरतों के हुकूक के साथ हूँ, ये वो। सो इट्स एन ईजी ट्रैप, सो यू नीड टू बी केयरफुल। होते नहीं हैं वो तो उनकी अपनी घर में कोई नहीं चल रही, वो आपको क्या हकूक दिलाएंगे। तो जिसको खुद दूसरे, वो एक जोक आता है ना, 2 दफ़ा रोटी मांगे तो उसको वो नहीं मिलती, तो वो आपको क्या हकूक दिलाएगा। तो उसकी पोजीशन देखें ना घर में कि, और अगेन वो देखें कि अगर मैं यहाँ एडजस्ट कर सकी, अगर आपके ये वाले ख्वाब हैं कि जी मुझे अलग घर चाहिए ये वो, तो देखें जिससे आप शादी कर रही हैं उसकी पोजीशन है घर में कि वो अलग घर ले सके, उसके फाइनेंसेस हैं। और अगर नहीं है तो या तो फिर आप इस काबिल बनें कि हम मिलकर कुछ अलग सेटअप कर लेंगे, कि मैं खुद आपके साथ दूंगी, हम मिलकर काम कर लेंगे। या फिर उसको एक्सेप्ट करें कि ठीक है मैंने ऐसे घर में शादी करी है, ये उसकी फाइनेंशियल पोजीशन थी, तो अभी मैं क्यों इतनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख रही हूँ कि ये मुझे अलग घर भी लेके दे देगा, ये मुझे काम भी करने दे देगा। जो उनका जो ख़ानदान है उसको ज़रा ऑब्ज़र्व करें, उस बंदे को ऑब्ज़र्व करें, उसके बात करने का तरीका कैसा है, उसकी कमिटमेंट वैल्यू कितनी है, वो पंक्चुअल कितना है, छोटी छोटी चीज़ें। और अगेन उसका फ़ेथ सबसे ज़रूरी चीज़, नमाजी है नहीं है,
पता चल जाता है, कोई बंदा है वो बात कर रहा है, वो फ़ौरन कहेगा नमाज का वक्त हो गया है, मैं नमाज़ पढ़ के आता हूँ। तो मुझे लगता है कि जो अपने अपने फ़ेथ के साथ लॉयल है, अपने पेरेंट्स के साथ लॉयल है, उसकी अपने माँ बाप के साथ क्या रिलेशनशिप है। अगर वो अपने माँ बाप को वैल्यू नहीं करता तो वो आपको भी नहीं करेगा। लड़कियाँ उसको बड़ा नेगेटिव देखती हैं कि हर वक्त जो है वो अम्मी अम्मी करता रहता है और अब्बू अब्बू करता रहता है, मतलब बिल्कुल मामाज बॉय ना हो, कुछ उसके अंदर सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट हो कि मेरे डिसीजंस क्या हैं, मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ। लेकिन फिर भी अगर वो उसकी फैमिली वैल्यूज़ हैं तो वो आप ही के लिए बेहतर है। जिस इंसान की फैमिली वैल्यूज़ होंगी पीछे से, वही आपको एज अ फैमिली, एज अ बीवी, अगेन आपके बच्चों को इन द फ्यूचर उनको उन चीज़ों को बहुत वैल्यू करेगा। आप फैमिली वैल्यूज़ किसी के अंदर नहीं डाल सकते हैं, ये चीज़ें शुरू से होती हैं। अच्छा, आखिर में ये बता दें कि अगर किसी लड़के में ये फ़लानी आदत है तो वो लड़की उस लड़के से होशियार हो जाएगी, भाई ये तो रेड फ्लैग है। नहीं, ये एक कोई फलानी आदत नहीं एक है, कोई ये बहुत सारी है। मेजर कोई बता दें। ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आई थिंक ये झूठ, आई थिंक डिसऑनेस्टी इज एंड डिसरिस्पेक्ट, दीज आर द टू मेजर रेड फ्लैग्स। के डिसरिस्पेक्ट के साथ कहते हैं ना कि कम पैसों में औरत एडजस्ट कर लेती है लेकिन कम इज्जत में एडजस्ट नहीं कर सकती। सो वो आपको एक रोज़ाना की तकलीफ़ है और वो आपका वुंड कभी हील नहीं होगा क्योंकि उस पर रोज़ चोट लगेगी। तो अपनी इज़्ज़त पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जो आपको इज़्ज़त नहीं देता, जो आपसे इज़्ज़त से बात नहीं करता, जो आपसे तमीज़ से बात नहीं करता, वो आप आज तो आप प्यार में अंधी हैं और आप कह रही हैं कि ठीक है वो ठीक हो जाएगा, बाद में मैं उसको ठीक कर दूँगी। आप किसी को ठीक नहीं कर सकती। आप जितना मर्ज़ी प्यार दे दें, आप जितना मर्ज़ी ख्याल कर लें, दैट पर्सन कैन फॉल इन लव विद यू, बट आप उसको सिखा कुछ नहीं सकती। सीखता सिर्फ वही इंसान है जो सीखना चाहता है। आपके कंट्रोल में सिर्फ आपका अपना आप है कि मैं अपने लिए क्या चाहती हूँ और मैं अपने आप को कैसे ठीक कर सकती हूँ। अगर मेरे एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, मैं उनमें कैसे काम कर सकती हूँ। ठीक सिर्फ आप अपनी औलाद को कर सकती हैं, उसको सिखा सकती हैं, अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को, लेकिन आप अपने मियाँ को कुछ नहीं सिखा सकती हैं, स्पेशली अगर वो सीखना नहीं चाह रहा तो। सो ये दो चीज़ें, डिसरिस्पेक्ट और डिसऑनेस्टी। झूठा इंसान जो है वो भी मेजर रेड फ्लैग। वो हर चीज़ में फिर वो झूठ बोलेगा और आपकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, कभी भी कोई इंसान किसी और इंसान को बदल सकता है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। आप किसी को नहीं बदल सकते। अभी मैंने इसी का यही जवाब दिया कि जब तक वो इंसान बदलना ना चाहे। जैसे अब हमारी फैमिलीज़ में, जैसे आपको पता है देसी फैमिलीज़ में मजाक की शुगर ही चला हुआ होता है। व्हेन आई गो देयर नाउ, यू नो, आई हैव अ डिग्री एज अ काउंसलर, सो दे टेल मी इसका इलाज कर दो, इसको ये कर दो, ये पागल हो गया है, इसको ठीक कर दो, ये शुगर लगा हुआ होता है कजन्स में। सो आई टेल देम कि इस तरह कभी आपने देखा है कि डॉक्टर घर आए और वो खुद ही आपका पेट खोले और सर्जरी शुरू कर दे, जी इसको अपेंडिक्स है। तो आप जाते हो ना इलाज करवाने, सर्जरी करवाने, पैसे भरते हो, बिल भरते हो, फिर कहते हो कि जी मेरा इलाज कर दो, मुझे तकलीफ़ है इधर। सो जब किसी को तकलीफ़ होती है ना, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसके पास आके उसका इलाज नहीं करता। सो सिमिलरली इन अ रिलेशनशिप, इफ़ योर स्पाउस इज़ विलिंग टू चेंज, जैसे पेरेंटिंग में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कि मेरी एक, हम वैसे वी वर ऑन द सेम पेज, बट कुछ चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट आते थे कि ये इस तरह से करना है या इस तरह से करना है। उसमें फिर यू कैन सिट, यू कैन डिस्कस, और आप चेंज नहीं कर सकते। आप बता सकते हो, आप लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो मैं कह रही हूँ उसके पीछे ये रिसर्च है या उसकी ये सेंस बनती है, या हम इसको इस तरह से नहीं कर सकते, हम शेमिंग नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते चीज़ में। लेकिन आप लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकते हो, अपने पॉइंटर्स दे सकते हो, अपना पॉइंट मेक कर सकते हो, बट बदल नहीं सकते। बदलना जब तक कोई इंसान खुद नहीं चाहता ना, ये जो हमारी लड़कियां हैं ना बॉलीवुड और हॉलीवुड और ये सब कुछ देख देख के कि मैं तो उसको बदल दूंगी, नहीं, आप बिल्कुल नहीं। और लड़के भी ये करते हैं कि ये अभी खैर नहीं कर रही, बाद में मैं करा लूँगा दुपट्टा इसको, बाद में जॉब छुड़ा दूंगा, बाद में ये कर लूँगा। नहीं, आप फिर दुपट्टे वाली लड़की से शादी करें। आपको हिजाबी लड़की चाहिए, आप हिजाबी लड़की से शादी करें। आपको ऐसी लड़की चाहिए जो नौकरी नहीं करती, तो आप ऐसी लड़की से शादी करें जो नौकरी नहीं करती। ये ना करें कि एक लड़की जॉब कर रही है और फिर आप कह रहे हैं इसको तो मैं छुड़ा दूँ। अच्छा, जब लड़कियां वोकल होती हैं तो फिर आगे से वो डांटने पीटने लग जाते हैं, वो कहते हैं ओ माय गॉड तुम्हें कोई तमीज़ नहीं है, घरेलू औरत बनो तुम। अच्छा देखिए, जब वो बंदा डांट रहा है या वो, इसको मैनिपुलेशन कहते हैं ना, कि आपकी आवाज़ ऊंची हो रही है या आप घरेलू नहीं हो, या वो आपकी चॉइसेस पे लेबल लगा रहा है, कि आपके कैरेक्टर पे लेबल लगा रहा है, तो ये तो है ही रेड फ्लैग ना, कि जो अगेन रिस्पेक्ट नहीं है ना इसमें। जो बंदा आपको रिस्पेक्ट करता है वो आपकी चॉइसेस को रिस्पेक्ट करेगा। देखो, एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन है मर्द में, जो अट्रैक्टिव भी है, जो औरत के लिए अट्रैक्टिव है उसको चाहिए प्रोटेक्शन, बेशक। तो वो अगर मेरी प्रोटेक्शन के लिए कॉन्शियस है और वो चाहता है कि टू प्रोटेक्ट मी, तो वो एक जेन्युइन कंसर्न है। लेकिन अगर मुझे पता है, मैं एज एन अडल्ट अगर कहीं जा रही हूँ, मुझे पता है मैं क्या काम करती हूँ, मैं किस तरह के लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ, और मैं उसको लॉजिकली समझा रही हूँ कि दिस इज़ माई टीम, दीज आर द पीपल आई एम वर्किंग विद, और ये इस तरह का काम है, और ये फिर भी अगर वो कर रहा है तो फिर वो कंट्रोल है।
फिर वो कंट्रोल है कि वो नहीं चाहता कि आप काम करें, वो बस वही चाहता है, उसको ट्रेडिशनल बीवी चाहिए जो घर में बैठे और काम करे। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आती कि फिर आपको एक प्रोफेशनल लड़की अट्रैक्ट करती है, आप उसके साथ रिलेशनशिप में जाते हैं, फिर आप कहते हैं कि घर पर बैठ जाओ। तो फिर आप ऐसी ही लड़की ढूंढो ना जो पहले घर पर बैठी हुई है, आपकी ज़िंदगी भी आसान होगी, उसकी भी। और घर पर बैठना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो खुशी खुशी घर पे बैठी हुई हैं, उनको कोई शौक नहीं है बाहर जाके काम करने का। मेरी बहन है, मैं हर जगह उसकी एग्जांपल देती हूँ। मेरी जो बड़ी बहन है, शी इज़ नॉट अ वर्किंग वुमेन, वो घर पर है, वो स्टे एट होम मदर है और वो बहुत खुश है। उसको ना कोई ख्वाहिश है, ना कोई उसको शौक है बाहर जाके काम करने का। चिल, वो कहती है बस मुझे यही चाहिए लाइफ में, मुझे नहीं चाहिए बाहर जाके, तुम्हें करना है काम तुम करो। तो ये चॉइस है उसकी और वो उसकी मर्जी है, वो स्टे एट होम मदर है, इट्स वर्किंग वेल फॉर हर। और अगर जिस तरह मैं हूँ, मुझे काम करना था शुरू से, तो वो डिफाइंड था कि मैं काम करूँगी। तो इसमें आपने ये देखना है, ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए है कि जो जिस तरह का बंदा चाहिए ना। मैंने जिस तरह वो पैसों वाली बात भी की थी कि अगर उसके पास फाइनेंसेस हैं और आपको अलग घर चाहिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपको नज़र आ रहा है कि उसके फाइनेंशियल हालात ही नहीं है, तो फिर आप किस माइंडसेट से जा रही हैं कि वो मुझे अलग घर ले देगा। तो हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। इस तरह की चीज़ें ना सोचें कि चांद तारे तोड़ के ले आएगा। तो जब जेब में कुछ होगा तो चांद तारे तोड़ के लाएगा। और अगर इफ़ यूर समबडी जिसकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात नहीं है, तो फिर इट्स ओके, यू कैन मैनेज। हमें दरअसल ना पैसे के बारे में भी एक ही सबक पढ़ाया गया है कि सबको पैसा चाहिए। नहीं, कुछ लोग होते हैं उनकी ख्वाहिशात बहुत कम होती है, वो कम में खुश रहना जानते हैं और उनको एब्सोल्युटली हो गया कि कौन सी गाड़ी है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका घर कितना बड़ा है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए खुशी की डेफिनेशन और होती है कि मेरे शौहर के पास मेरे लिए टाइम हो, वो 12 बजे तक खप ना रहा हो, वो 8 बजे घर आ जाए, हम साथ खाना खाएं, हम साथ चाय पिएं, हम बच्चों को साथ बेड टाइम कराएं। खुशी की डेफिनेशन ये भी हो सकती है, जो आपको स्कूल में पढ़ाई गई है ना, उसको ज़रा चेक करें कि मैं इसके साथ अलाइन करता हूँ। हो सकता है कि मैं जितना पैसा कमा रहा हूँ मेरी इतनी ज़रूरतें ही नहीं है, मैं बस कमा रहा हूँ क्योंकि हमें ये बताया गया है कि बस काम करो और पैसे कमाओ, मर्द का एक ही काम है। सो यू हैव टू क्वेश्चन योर सिस्टम एंड योर वैल्यूज़। बिल्कुल बेशक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, वाज लवली टॉकिंग टू यू। सेम हियर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सुनो पॉडकास्ट के बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, और अगर आप समझते हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा, तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाती रहूं।